वेलकम बैक स्टूडेंट्स। वंस अगेन दिस इज शंकर कुमार और आज मैं उपस्थित हूं आपके पॉलिटिक्स का एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके जो है फेडरलिज्म। तो आपको पता है कि बोर्ड के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो पावर शेयरिंग के बाद ये चैप्टर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे हर साल मैंने देखा है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आज मैं इस वन शॉर्ट सेशन में सारे इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाला हूं। तो बने रहिए हमारे साथ और चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक फेडरलिज्म के साथ। सबसे पहले कि आज हम क्या पढ़ेंगे, आज का हमारा एजेंडा क्या होने वाला। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे फेडरलिज्म को। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फेडरलिज्म, दैट वन वी विल सी। नेक्स्ट टू दैट विल टॉक अबाउट सम द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के हमारे क्या क्या फीचर्स हैं। आपको पता है कि पावर शेयरिंग अगर पार्ट 1 है तो फेडरलिज्म पार्ट 2 हो जाता है हमारा। दोनों चैप्टर जो होते हैं, किसी भी दोनों जो चैप्टर्स आपने पढ़ा है ये हमारे डेमोक्रेसी के एसेंशियल फीचर्स हो जाते हैं और जहां कहीं भी डेमोक्रेसी प्रैक्टिस किया जा रहा है वी कैन अंडरस्टैंड दीज मस्ट हैव टू बी प्रैक्टिस देयर, राइट। तो हम यहां पे देखेंगे फेडरलिज्म के कुछ एक फीचर्स। आगे बढ़ेंगे जहां पे हम बात करेंगे वर्ल्ड वाइड जितने भी फेडरलिज्म के टाइप्स है, काइंड्स हैं जो कि डिफरेंट डेमोक्रेटिक कंट्रीज में प्रैक्टिस किए जा रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे सेंटर और स्टेट रिलेशनशिप का। उसके बाद हम चले जाएंगे 1947 से 1950 के बीच के जो टाइम फ्रेम थे वहां पे, जहां पे हम बात करेंगे लिंग्विस्टिक पॉलिसी और लैंग्वेज, हमारा लिंग्विस्टिक स्टेट पॉलिसी एंड लैंग्वेज पॉलिसी का। उससे थोड़ा सा पहले मैंने ये टॉपिक डिस्कस करना है, वो क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है सेंटर स्टेट के बीच में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर डिवीजन कर रखा है किसका, पावर्स का। ये जो पावर्स कहलाते हैं वो कहलाते हैं लेजिस्लेटिव पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। इन सारे को हम कवर करेंगे, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और एक और आ जाता है रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स की फॉर्म में। इन सारे को कवर करते हुए एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर वी विल टॉक अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन, जहां पे हम बात करेंगे वर्टिकल पावर शेयरिंग का और वहां पे साथ साथ इसके हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग का। और हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग के हम सारे ऑर्गन्स देखेंगे। आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग इज आल्सो कॉल्ड एज चेक एंड बैलेंस सिस्टम, साथ साथ दैट इज आल्सो कॉल्ड एज ऑर्गन्स ऑफ डेमोक्रेसी। आपने इसके बारे में फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में भी पढ़ रखा है। और फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है इस चैप्टर से हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जहां पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करेंगे जो कि अर्बन एरिया में एकोमोडेट करते हैं फैसिलिटीज सर्विसेज को। और सेम इन सेम मैनर वी विल हैव वन मोर ब्रांच ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट विच इज गेटिंग फंक्शन इन रूरल एरिया, और उसके बारे में हम बात करेंगे पंचायती राज सिस्टम, राइट। उसके सारे कंपोनेंट्स को देखेंगे, उसके सारे बेसिक टायर्स को देखेंगे, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट को देखेंगे और फाइनली ये चैप्टर हमारा कंक्लूड हो जाएगा। एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर विल सी सम क्वेश्चंस आल्सो विथ व्हिच वी विल बी एबल टू रिवाइज ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द कंटेंट्स सो फार विच वी हैव स्टडीड। तो इसी के साथ चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, जहां पे सबसे पहला टॉपिक है हमारा डेफिनेशन। वी ऑलरेडी हैड टॉक्ड अबाउट आवर एजेंडा। और पहला टॉपिक अगर देखें, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वहां पे हमारा था, पहला एजेंडा वो था व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फेडरलिज्म। सो फेडरलिज्म की बात करें तो फेडरलिज्म इज अ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इन विच वी आर टॉकिंग अबाउट शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन मल्टीपल लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट। आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं जहां पे हम बहुत सारे जो लेयर्स होते हैं गवर्नमेंट के, उनके बीच में पावर शेयरिंग की बात करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास अगर इंडिया की हम बात करते हैं तो वी हैव सेंट्रल गवर्नमेंट, वी हैव स्टेट गवर्नमेंट। 1992 के बाद हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके थर्ड टायर भी ऐड किया, जिसे आज हम पंचायती राज सिस्टम के नाम से जानते हैं या फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं, राइट। अब ये जो तीन डिविजन्स आपने देखे हैं गवर्नमेंट के, इन सारों के बीच में, इन सारे के बीच में जो पावर का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, उनके बीच में जो एक उनका जो जुरिस्डिक्शन है वो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा डिफाइंड है और इसी को हम बोलते हैं क्या, फेडरलिज्म। सो फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट in which the power is divided between central authority and its various constituent unit. Or constituent units means what? If we say India is divided into multiple states. So ये सारे जो multiple states ही है, यही सारे मिलके हमें इंडिया दे रहे हैं, इंडिया को बना रहे हैं। तो इसलिए सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट की अगर हम बात करेंगे इंडिया का, so that will be constituent unit। जैसे हमें पता है कि हमारे शरीर का सबसे छोटा क्या यूनिट है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, सेल है। किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, एटम होता है। उसी तरीके से अगर हम इंडिया की बात करते हैं, किसी कंट्री की बात करते हैं, सो दे आल्सो वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट एंड जनरली दीज आर देयर स्टेट्स। सो इंडिया के केस में हमारे ये सारे स्टेट्स जो होंगे क्या कहलाएंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स कहलाएंगे, राइट। तो यहां पे हमने देखा इसका डेफिनेशन, राइट। आगे बढ़ते हैं
तो हमें, मैंने बोला कि ये पार्ट 2 है भाई पावर शेयरिंग का। पावर शेयरिंग में आपने कवर किया है 2 केस स्टडीज को, बेल्जियम और श्रीलंका के केस स्टडीज को। बेल्जियम में कैसे वहां के गवर्नमेंट ने एकोमोडेशन प्रोवाइड किया दोनों लाइक कम्युनिटीज को, जहां पे 2 अलग अलग कम्युनिटीज के लोग थे जो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे। उनका मेन रीजन था टसल का लैंग्वेज। अब उनको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करना जिसके द्वारा वो सारे लोग एक साथ एक ही कंट्री में हैप्पीली रह पाएंगे, वो था सिस्टम जो कि प्रैक्टिस किया गया बेल्जियम में। बट जस्ट इसके अपोजिट हमारे देखेंगे वो सिचुएशंस थे हमारे श्रीलंका में, जहां पे उन्होंने एकोमोडेशन देने के बजाय उन्होंने क्या किया, एक प्रेफरेंशियल पॉलिसी को फॉलो किया। दैट वन वाज कॉल्ड एज मेजोरिटेरियनिज्म कंसेप्ट, राइट, वेयर प्रेफरेंसेस were given to only one specific community, and same time we had generated a sense of alienation in the minds of other communities. So ये जो हुआ सोसाइटी का डिवीजन हुआ, we can't facilitate accommodation within same societies. So here people will not stay live together, they will be never able to live and be there happily. So that further led to what, civil war in Sri Lanka, right? हमने ये सारे पॉइंट्स को कवर कर रखा है। थोड़ा सा हमें ये एक अर्जेंसी देता है, हमें एक फील कराता है कि क्यों हमारे लिए फेडरलिज्म जरूरी हो जाता है। हमने जैसे पढ़ा जो केस स्टडीज बेल्जियम और श्रीलंका का, वहां से हमें ये जानकारी मिल जाती है कि पावर शेयरिंग इज अ वेरी एसेंशियल कंपोनेंट व्हिच मस्ट हैव टू बी प्रैक्टिस्ड इन ईच एंड एवरी डेमोक्रेसी, राइट। तो ये था हमारा पहला टॉपिक जहां पे हमने डिफाइन किया फेडरलिज्म को। वी हैड टॉक्ड अबाउट डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एंड दैट वाज व्हाट, आवर फेडरलिज्म, राइट। आगे बढ़ते हैं तो हमें देखना पड़ता है इंडिया के बारे में। इंडिया के बारे में अगर हम बात करें, इंडिया के बारे में अगर हम थोड़ा सा बात करें तो देखिए, इस स्लाइड को हम यहां पे ले आते हैं। इंडिया के बारे में हम थोड़ा सा बात कर रहे हैं कि क्या इंडिया एक फेडरल कंट्री है। हम कुछ एक फीचर्स देखेंगे फेडरलिज्म के, उसके बाद तो हम गौर करेंगे। बट थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ एक हिंट देता हूं, दैट विल मेक योर वर्क वेरी मच इजी। क्या है भाई, इंडिया के केस में थोड़ा सा गौर कीजिएगा। इंडिया, दिस इज आवर कंट्री, आर वी अ ट्रू फेडरल कंट्री? लेट्स ट्राई टू सी। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 1 की अगर बात करते हो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, so article 1 defines India, article 1 defines India which is Bharat, India, that is Bharat, Bharat is a union of a state, is a यूनियन, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, यूनियन ऑफ स्टेट। ये सिर्फ इतना छोटा स्टेटमेंट है जो कि इंडिया को डिफाइन करता है, बट इट कंटेन्स ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ मैसेजेस विद इन इटसेल्फ। ये देखने में छोटा लग रहा है कि लाइक इट इज अ यूनियन ऑफ अ स्टेट, बट अगर आप देख रहे हो, सो दिस इज नॉट एन इजी टास्क टू अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ यूनियन ऑफ अ स्टेट। अगर आप यूएसए को कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हो तो वहां पे वो डिफाइन करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सारे स्टेट्स जो अमेरिका के हैं, लगभग 51 के आसपास स्टेट से सारे एक साथ आके उन्होंने एक क्या किया है, एक ट्रू अमेरिका का फॉर्मेशन किया, और वहां पे हम बोल रहे हैं यूएसए उसे। In case of India, if you see, almost same concept is getting followed, but here comes the difficult part. Here, if you see, most of the time we are practicing federalism, but we are India के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं यहाँ पे। We are a federal country because पहला डिफिनेशन अगर आप देखते हो फेडरलिज्म का, देयर वी हैड टॉक्ड अबाउट मल्टीपल लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट। क्या है इंडिया में? बिल्कुल है, सेंट्रल, स्टेट और थर्ड टायर भी है, पर थोड़ा सा इसमें जाके इफ एंड बट आने वाला है। इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, बट वी हैव
we have some unitary features also, but we have some unitary features also. Means India is a federal country, but we have little bit inclination towards unitary government, right? तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ये हमें बताता है कि इंडिया, अगर हम रियलिटी की बात करें, सो इंडिया इज नाइदर अ फेडरल कंट्री नॉर अ यूनियन कंट्री, यूनिटरी कंट्री. तो क्या है, किस तरह का कंट्री है भाई इंडिया? सो फॉर द सेक ऑफ इंडिया वी केम अप विद अ न्यू टर्म which called us as a quasi-federal nation, which is calling India as a quasi-federal nation. This is the ultimate definition of India's form of federalism. आपके एनसीईआरटी में थोड़ा सा इसका जिक्र किया, ये टर्म, ये कीवर्ड उन्होंने यूज नहीं किया है, बट उसका समरी यही था कि इंडिया, if we are considered as a federal nation, but according to our constitution we have some features which highlights unitary government features also. So in such cases what will you say? Are we a true federal country? No, we are not a true federal country because we show some inclination towards unitary features. So that's why in such cases we define Indian federalism as a quasi federal structure, or India is a quasi federal nation. ये पॉइंट आपको ध्यान रखने, कभी कभी खुदा न खास्ते अगर पूछ दिया गया तो आप इसको आंसर कर सकते हो क्योंकि आप फेडरलिज्म पढ़ने वाले हो. और एक चीज और, ये जो फेडरल वर्ड आप देख रहे हो, ये जो फेडरल, यहां पे मैं आपको एक फूड फॉर थॉट्स दे रहा हूं. दिस फेडरल वर्ड यू आर सीइंग हियर, फेडरल वर्ड आप देख रहे हो, दिस हैज नेवर बीन मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. दिस इज वेरी मच सरप्राइजिंग. आर यू ऑब्जर्विंग माय पॉइंट? Never ever you will see this word is getting mentioned in our constitution. अब आप सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हो, जब भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा नहीं गया है कि ये फेडरल कुछ किसी तरीके से इंडिया से रिलेटेड है, तो फिर हम पढ़ क्यों रहे हैं फेडरलिज्म? व्हाई इज इट पार्ट ऑफ आवर फेडरलिज्म? जस्ट इससे पहले हमने पावर शेयरिंग कवर किया था. अब आपको मैं बार बार यहां पे उसको रिकॉल कर रहा हूं इसीलिए क्योंकि वो पार्ट 1 था. Here we are talking about part 2 and power sharing part 2 is just nothing but federalism. So federalism यहां पे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंटीग्रल पार्ट है in the form of what? In the form of power sharing. So federalism is just nothing but a part of power sharing with respect to India. और ये फीचर है, ये एक एसेंस है, ये एक एसेंस है which has to be felt. It should not be written by which anyone can read and simply can understand the point. इट इज एन एसेंस. ये छोटा छोटा माइन्यूट डिटेल्स के थ्रू आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई हम फेडरलिज्म प्रैक्टिस कर रहे हैं. आप देखेंगे, मैंने बताया काफी सरप्राइजिंग फैक्ट है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक बार भी इस फेडरल वर्ड का यूज नहीं हुआ, नेवर, राइट? तो इसको आप ध्यान में रखेंगे. आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है कि फेडरल वर्ड हैज नॉट बीन मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बट स्टिल इट वी आर स्टडीइंग दिस चैप्टर. द रीजन इज वेरी मच सिंपल, दैट वी आर फॉलोइंग द एसेंस ऑफ पावर शेयरिंग इन द फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म, राइट? तो ये था हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं जहां पे हम बात करेंगे, इस पॉइंट्स को हमने कवर कर रखा है, हम बात करेंगे की फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट का. अब हम बात करेंगे की फीचर्स. ये की फीचर्स क्या है? अब चूंकि मैंने आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया है कि भाई फेडरलिज्म तो प्रैक्टिस करते हैं, साथ साथ हमारे पास थोड़ा सा यूनिटरी फीचर्स भी है, तो आपको इन सारे फीचर्स को देखना है, गौर करना है, और आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये सारे फीचर्स इंडिया के रिस्पेक्ट में फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, राइट? तो चलिए इसी के साथ हम अपने पहले फीचर को देखते हैं. देयर शुड बी 2 or more लेवल ऑफ गवर्नमेंट. कंपेयर कीजिए इंडिया से. डू वी हैव 2 or more लेवल ऑफ गवर्नमेंट? यस, डेफिनेटली, एग्जैक्टली, वी हैव मोर देन 2. यहां पे तो इंडिया में 3 हो गए, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी हो गया. तो हमारे पास मोर देन 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है. डेफिनेटली मोर देन 100% यू कैन से दैट वी आर फॉलोइंग दिस फीचर विदाउट एनी डाउट. पहला पॉइंट हम बिल्कुल सेटिस्फाई हो गए कि ये फॉलो किया जा रहा है. आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, दूसरे फीचर की तरफ, जहां पे बताया गया है डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट टू गवर्न द सेम सिटीजन. थोड़ा सा यहां पे हम एग्जांपल ले लेते हैं. पर्सन 1 के बारे में हम बात करते हैं.
पर्सन वन, ये एक आदमी है, ही इज हैविंग अ डोमिसाइल ऑफ यूपी, ये यूपी गवर्नमेंट का रेजिडेंट है, ही इज हैविंग अ डोमिसाइल ऑफ यूपी, राइट। सेम टाइम ही इज हैविंग अ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। आप क्या बात कर रहे हो, और आगे जाते हो तो आप किसी ब्लॉक से आते हो, किसी डिस्ट्रिक्ट से आते हो, तो वहां भी आपका डोमिसाइल रेजिडेंसी एग्जैक्ट लोकेशन आपका पिन पॉइंट कर दिया जाएगा। विच मीन्स व्हाट एवर नंबर ऑफ टायर्स आर देयर इन ए कंट्री, इन सेम मैनर ईच एंड एवरी टायर विल ट्राई टू गवर्न यू, ट्राई टू फैसिलिटेट यू, एंड दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी। हम बात करते हैं डेमोक्रेसी का, तो जहां पे बात करते हैं रूल ऑफ पीपल, रूल बाय पीपल, राइट। तो इन सारे केसेस में क्या रखना है कि हर एक चीज के सेंटर में हमारे लोग यहां के रहेंगे। तो भाई लोग को जितना ज्यादा सहूलियत दिया जाए, उनको सेवा प्रदान किया जाए, यही तो हमारा डेमोक्रेसी का मेन थीम है। अब इसके लिए ये सारे जो 3 लेयर्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, सारे लोग काम कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। ये नहीं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया वो स्टेट के मैटर में इंटरफेयर कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल के मैटर में इंटरफेयर कर, नहीं, अपने अपने तरीके से जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ने उनके लिए जो लिमिटेशंस, उनके लिए जो स्पेसेस डिफाइन कर रखे हैं, उसमें वो इंडिपेंडेंट हैं काम करने के लिए। और यही देखिए एक पर्सन को कैसे उनका एक डोमिसाइल हो गया जो कि यूपी का हो गया, सिटीजनशिप हो गया जो पूरे इंडिया के लिए होगा, कहीं भी आप जा सकते हैं बिना विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। तो ये क्या बताता है हमारे पास कि बहुत सारे जितने भी गवर्नमेंट है एक ही पर्सन के लिए वो सारे काम कर रहे हैं, उनका मेन पर्पस है अपलिफ्टिंग द स्टेटस ऑफ दैट पर्सन विद इन द सोसाइटी। एंड अगर एक एक आदमी का लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ status of the people are getting uplifted, which means what we are talking about uplifting the status of whole India indirectly, right। तो ये था हमारा बेसिक पॉइंट कि जितने नंबर ऑफ गवर्नमेंट है वो सारे लोग काम कर रहे हैं एक ही पर्सन के लिए। तो क्या ये इंडिया में प्रैक्टिस होता है? बिल्कुल आप देखेंगे कि प्रैक्टिस हो रहा है। सो दिस पॉइंट ऑफ फेडरलिज्म, दिस फीचर ऑफ फेडरलिज्म इज आल्सो गेटिंग प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। आगे बढ़ते हैं। The jurisdictions of the respective levels of tiers of government are specified in the constitution। अब हमने बोला कि 3 लेवल हैं, तीनों गवर्नमेंट के, तीनों एक ही आदमी के लिए काम कर रहे हैं, बट तीनों का एक लिमिटेशन, मैंने बात बताया ना कि उनका एक स्फीयर डिफाइंड है कि इसी स्फीयर में आपको रहना है। यू कांट मूव आउट ऑफ योर स्फीयर एंड इन सेम मैनर यू विल नॉट ट्राई टू ओवरलैप विद अदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ये पॉइंट कहां पे डिराइव किया गया है, कहां पे इसको एक्सप्लेन किया गया है भाई? कॉन्स्टिट्यूशन। सो सारे लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो भी हैं, दे ऑल विल ड्रॉ देयर राइट्स फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट एंड दैट इज गोइंग टू बी आवर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। सो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, सोर्स ऑफ गाइडलाइंस है, एंड नो वन इन दिस कंट्री इज हैविंग राइट टू कंसिडर इट एज एन इलीगल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। किसी को भी यह हक नहीं दिया गया है कि आप इसमें जो पॉइंट लिखेंगे उसको डिनाई कर दें। You must have to follow as a citizen of this country, right? तो यहां पे सिटीजन की हम बात कर रहे हैं, साथ साथ हम बात कर रहे हैं इन तीनों लेवल्स का भी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इन सारे चीजों का जो इंफॉर्मेशन, इन सारे टायर्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशन, इनके लिए जो इंस्ट्रक्शंस, इनके लिए जो इंफॉर्मेशन देने हो जाते हैं, उनको मेंशन कहां पे किया गया? दैट हैज बीन मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो दिस इज द सिंगल सोर्स पॉइंट फॉर ऑल टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, राइट। ये भी फॉलो किया जा रहा है भाई कि इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन, यही सारे गवर्नमेंट, जितने भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट है सबके लिए एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन पॉसिबली बी चेंज्ड ओनली व्हेन बोथ ऑफ द गवर्नमेंट और ऑल मल्टीपल टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट आर इन्वॉल्व इन इट। बिल्कुल, आप बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देख लेंगे कि जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होने वाली होती है, अमेंडमेंट मींस व्हाट? टाइम टू टाइम वी हैव टू चेंज समथिंग अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द टाइम, because something might not be relevant according to our current generation need, so we have to delete it. And same time, if something has not been added in our constitution based on our current generation need, again we have to add something. So addition or deletion something from our original constitution is called as amendments. अब इसी को देखिए, इसके जो प्रोसेसेस है, छोटा सा यहां पे हम बात कर रहे हैं कि जब अमेंडमेंट किया जाता है तो ऐसा नहीं कि ये यूनिलैटरली कर दिया जाएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, वो अकेले खुद व खुद कर देंगे, कर नहीं देंगे। उनको थोड़ा बहुत असिस्टेंट चाहिए, किनका? स्टेट गवर्नमेंट का। आगे हम बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में, ठीक है। तो इंडिया में बिल्कुल ये फॉलो हो रहा है कि यहां पे
दोनों टायर को एक साथ आना पड़ेगा, कम से कम स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को, जहां पे अमेंडमेंट की जरूरत है, जहां पे उसकी दरकार है, राइट। तो ये था हमारा नेक्स्ट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द मैसेजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेम टाइम दे हैव टू interpret the message of constitution in the form of power which is getting shared between different levels of government। अब कॉन्स्टिट्यूशन में तो बहुत सारे पॉइंट्स लिखे गए, अब उसको डिसाइफर करने, उसको इंटरप्रेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई भाई? हमारे जुडिशियरी को, विच इज कंसिडर्ड एज द थर्ड पिलर ऑफ आवर डेमोक्रेसी, थर्ड ऑर्गन ऑफ आवर गवर्नमेंट, राइट। तो यहां पे हम बात करें जुडिशियरी का, judiciary are also called as guardian of our Indian constitution and Indian democracy, right? Why? Because they are having rights to decipher the each and every message of our constitution according to the need of the time, right? और इसीलिए हम बोलते हैं कि जुडिशरी हमारे पूरे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के क्या है? संरक्षक हैं, गार्जियन है, राइट। और यहां पे हम बात कर रहे हैं तीनों लेवल का। मैंने बताया था ना कि कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही तीनों लेवल के जो राइट्स है, उनके वर्किंग प्रिंसिपल्स हैं, गाइडलाइंस है, वो वहां से इनको मिल रहा है। अब कभी कुछ हो जाता है कि उसमें कुछ इंटरप्रिटेशन का एक इशू आ जाता है, तो उसको फाइनली रिजोल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई? जुडिशियरी को। जुडिशियरी इज हैविंग फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड एंड डिफाइन व्हाट शुड बी द एग्जैक्ट पावर ऑफ यूनियन, स्टेट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये था हमारा नेक्स्ट पॉइंट। और ये आप देख सकते हैं कि ये भी पॉइंट इंडिया में फॉलो किया जा रहा है विदाउट एनी डाउट, ठीक है। तो अभी तक हमने जितने ही 5-6 पॉइंट्स देखेंगे सारे फॉलो किए जा रहे हैं। अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं, अगले फीचर की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड अगेन वंस अगेन यू विल हैव टू सी एंड यू हैव टू रिस्पॉन्ड इफ इट इज गेटिंग प्रैक्टिस्ड इन इंडिया और नॉट, राइट। तो क्या है पॉइंट, जरा देख लेते हैं। फॉर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड। हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ऑटोनॉमी का। अब देखिए कैसे, आप अभी देख रहे हैं चल रहा है, आज हो गया 31 जनवरी, आज लास्ट डेट है इस फाइनेंशियल ईयर का, जहां पे हमारे पास इकोनॉमिक सर्वे रिलीज किया जाएगा हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, राइट। और कल 1 फरवरी है जहां पे हमारा बजट आने वाला। ये था बजट पूरे इंडिया के लिए। अब इसी के आसपास बहुत सारे स्टेट्स भी हैं जो कि अपने स्टेट्स के लिए बजट पेश करेंगे अपने लेजिस्लेटिव असेंबली में। They are independent to do all these budget related work and they are not relying over central government, which means what? किस तरीके से वो अपने पूरे स्टेट की मैं बात करूं, किस तरीके से ये स्टेट गवर्नमेंट अपने लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा है, कैसे उनको सेवाएं प्रदान कर रहा है। सेवा प्रदान करने के लिए उनको चाहिए मनी, फाइनेंस, ये किस तरीके से वो जनरेट कर रहे हैं रेवेन्यू, ये सारे स्टेट गवर्नमेंट की अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। अपने लोगों को गवर्न करने के लिए उनके कुछ एक बजट की रिक्वायरमेंट होती है, अपने अलग तरीके से वो बजट लेके आएंगे लोगों के लिए। अब हम आ जाते हैं पैन इंडिया लेवल पे। पैन इंडिया पे होल इंडिया, ऑल सारे स्टेट्स के लिए, साथ साथ रेलवे के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? एक बजट लाती है। अब इनका जो बजट का स्फेयर होगा वो स्टेट के बजट से थोड़ा सा नहीं, बहुत ही अजीब तरीके से डिफरेंट होगा। अब क्या समझ रहे हो आप कि दोनों जो बजट है, दोनों अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट पे आ रहे हैं। एक सेंट्रल लेवल पे आ रहा है, एक स्टेट लेवल पे आ रहा है, विच मींस व्हाट? बोथ आर हैविंग देयर ओन फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, राइट। अगर आप छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जीएसटी का, आप मान लीजिए कहीं रेस्टोरेंट गए, रेस्टोरेंट में आपने देखा कि आपका बिल आया जहां पे लिखा हुआ है 100 रुपए, आपने खाया 100 रुपए का, उसके साथ एसजीएसटी सीजीएसटी मान लीजिए कि हमारा होता है 50 रुपया, जिसमें 50% दोनों ले रहा है। आप वहां पे क्या देख रहे हैं? ये जो जीएसटी है, जहां पे लिखेंगे कि स्टेट जीएसटी लिखा हुआ, सेंट्रल जीएसटी जा रहा है, ये स्टेट वाला स्टेट लेगा और सेंट्रल वाला जो सीजीएसटी वो डायरेक्ट सेंट्रल को जा रहा है उसके अकाउंट में। which means what? It is very much clearly specifically like divided that this much amount of money has to go to central government in the form of tax, and in same manner whatever amounts are remaining there in the form of tax that will go to a state government। तो क्या आप देख रहे हो? बहुत ही क्लियर कट वे में ये सारे जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के जो कंटेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, जो उसके एस्पेक्ट्स हैं, उसको डिफाइन किया गया है। और यहां पे दोनों सेंट्रल और स्टेट अपने अपने तरीके से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, अपने रेवेन्यू को स्पेंड कर सकते हैं, अपने लोगों को सेवा प्रदान कर सकते हैं। अब देखिए पहला ही पॉइंट था हमारे लिए कि अपने लोगों को सेवा प्रदान करेंगे अपने तरीके से, तो सेवा प्रदान करने के लिए उनको पैसा तो चाहिए ना अपने तरीके से, तो इसीलिए वो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की भी हम बात करते हैं यहां पे, और वो भी इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसी के
जहां पे फेडरलिज्म प्रैक्टिस किया जा रहा है वहां पे उसके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर ये हो जाता है विच इज जस्ट नथिंग बट फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। ये पॉइंट क्या इंडिया में प्रैक्टिस हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, which means what? This is the second last point which we have seen, that too is getting practiced in India. So far whatever points we have seen all are getting practiced. अब हमारे पास एक और पॉइंट है जिसे हम देख लेते हैं और उसके बाद कंक्लूड करेंगे हम इन सारे फीचर्स को इंडिया के रिस्पेक्ट में। देन वी विल डिसाइड आर वी अ फेडरल कंट्री, राइट? करेक्ट, लेट्स सी। सो लास्ट पॉइंट है मेन ऑब्जेक्टिव इज टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ कंट्री while accommodating regional diversity। अब पावर शेयरिंग में आप चल जाइए। पावर शेयरिंग में आपने पढ़ा था केस स्टडीज बेल्जियम का, श्रीलंका का, जहां पे देखा था कि रीजनल डाइवर्सिटी था दोनों कंट्रीज में। किस बेसिस पे भाई? लैंग्वेज के बेसिस पे। एक कंट्री में गवर्नमेंट ने कुछ एक डिसीजन लिया जिसके थ्रू ये रीजनल डिविजन्स जो थे कम्युनिटी के बीच में लैंग्वेज के बेसिस पे वो सॉर्ट आउट कर गए, सॉर्ट आउट हो गए। बट सेम टाइप का प्रॉब्लम था श्रीलंका में, जहां पे उन्होंने प्रेफरेंशियल पॉलिसी को फॉलो किया, मेजोरिटेरियनिज्म का कंसेप्ट फॉलो किया एंड दैट लेड टू व्हाट? सिविल वॉर। वहां पे लोग एक साथ रहने के लिए मजबूर नहीं हो पाए क्योंकि वहां के गवर्नमेंट ने उनके बीच में एक खाई पैदा कर दी और लोग स्पेशली तमिल पीपल को देखे तो उन्होंने एक अलग ही डिमांड रख दिया कि हमें आप अलग टेरिटरी चाहिए। श्रीलंका में, श्रीलंका एक खुद लड्डू सा छोटा सा कंट्री है और उसको भी अगर छोटा सा पार्ट में डिवाइड कर दो तो सोच लिए कहां जा रहा हो, ठीक ना? तो ये सारे मेरे कुछ एक फीचर्स हो गए। और इंडिया के केस में हम बात कर सकते हैं इस पॉइंट को देखते हुए कि यस इन इंडिया वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी हैव फंडामेंटल राइट्स गिवन टू अस बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन वेयर इट प्रमोट्स regional diversity, like there should be no discrimination based on gender, religion, caste, language, creed and whatever diversities are there based on that. No one can do discrimination. If anyone have done it, he is doing a punishable crime, right? So this was the last point. अगर आप इन सारे पॉइंट्स को देखते हो you are damn sure, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर कह सकते हैं कि ये सारे पॉइंट्स आपके इंडिया में भी फॉलो किए जा रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि इंडिया इज द फुल फ्लेज्ड वर्जन ऑफ फेडरलिज्म। अब हम आगे जब बात करेंगे जहां पे हम कंपेयर करेंगे फेडरल फीचर्स को और यूनिटरी फीचर्स को, तब थोड़ा सा आपको पता चलेगा फेडरल फीचर्स तो हम 100% पूरे सारे फॉलो कर रहे हैं, उसके साथ साथ थोड़ा सा हमारा फीचर जो है यूनिटरी का भी हमने रख लिया है। आगे देखेंगे। आई होप दीज पॉइंट्स आर वेरी मच क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू, राइट? यू डू प्रैक्टिस, do revise all these points multiple times because questions are getting asked from here. This is a very important topic from this chapter, right? आगे बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ जहां पे हम बात कर रहे हैं a silver lining gap between federal government and unitary government. It's not silver lining gap. Silver lining gap तो आपको तब पता चलेगा कि India is a federal country but not a full-fledged version of country because we have some unitary features. So in such cases we define our federalism as a quasi-federal country, right? ये यहाँ पे एक silver lining gap हो जाता है federal and quasi-federal के बीच में, right? अब हम फेडरल गवर्नमेंट के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ रखे हैं, एक बार इन सारे पॉइंट्स को रिवाइज कर लेंगे और फिर इसको हम कंट्राडिक्टरी के फॉर्म में देखेंगे यूनिटरी गवर्नमेंट के साथ, ठीक है? अब फेडरल गवर्नमेंट को पहला पॉइंट देखते हैं तो डेफिनेशन ही बताता है कि वी शुड हैव टू सी if there are 2 or more levels of government or not. If there are there, which means what? We are practicing federalism. इंडिया में देखिए बिल्कुल ही प्रैक्टिस किया जा रहा, we are following this concept, right? सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग, बिल्कुल नहीं कह सकते हैं क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना पावर दिया गया, लेजिस्लेटिव पावर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट को अपना पावर दिया गया, सो दे कांट इंटरफेयर इन द मैटर्स ऑफ ईच अदर, दे आर वेरी मच इंडिपेंडेंट, राइट? सो दिस इज आल्सो वेरी मच ट्रू, सो दिस इज आल्सो गेटिंग प्रैक्टिस। A state government has powers of its own for which it is not answerable to the central government. बिल्कुल जो उनका लेजिस्लेटिव पावर है स्टेट गवर्नमेंट उसमें बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, they are not answerable to central government for those acts which are getting made over the topics over which they are responsible, right? तो ये सारे पॉइंट्स आप देख रहे हो, ये सारे फेडरलिज्म के हैं जो कि बिल्कुल बाकायदे अच्छे तरीके से इंडिया में प्रैक्टिस किया जा रहा है। अब एग्जांपल्स हम बात कर लेते हैं, इंडिया, कनाडा, जर्मनी, दीज आर फेडरल कंट्री, दीज आर फेडरल कंट्री। अब हम आ जाते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट के फीचर्स के ऊपर, राइट? ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट
और इसको यूनिटरी गवर्नमेंट के सारे फीचर्स को हम देखेंगे तो अब फिर से एक बार दिमाग में ध्यान रखेंगे, इसको कंपेयर करेंगे हम इंडिया से। हमने इंडिया के सारे फीचर्स को देख रखा है जो कि फेडरलिज्म से रिलेटेड है। अब इसमें से इन सारे फीचर्स में कुछ एक ही मैंने बोला था जो कि फॉलो किया जाएगा। अब आपको ये देखना है कि कौन सा फीचर इंडिया में फॉलो हो रहा है जो कि इंडिया को फेडरल नहीं क्वासी फेडरल बना रहा है। ठीक है, तो यहां पे हम देख रहे हैं यूनिटरी गवर्नमेंट के फीचर्स को। सबसे पहला पॉइंट आप देखिए और बताइए कि क्या इंडिया में प्रैक्टिस हो रहा है कि नहीं। तो क्या है पहला पॉइंट, ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या है भाई, क्या है? बिल्कुल नहीं है। क्या हमारे पास इंडिया में एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट है? नहीं। तो पहला तो इसी बात पे आपने इसको काट दिया कि ये यूनिटरी गवर्नमेंट का फीचर है, इंडिया में प्रैक्टिस नहीं हो रहा। ठीक है, in India, do we have a state subordinate to centers? No, most of the cases, 90% you will see, states are independent. They are not relying over central government, so they are not very much dependent over a state, sorry, central government. So that's why they are not subordinate, directly subordinate to central government, right? So ये पॉइंट्स को अपने बिल्कुल दरकिनार कर दिया और इसको बोल दिया कि ये हमारे इंडिया में प्रैक्टिस नहीं हो रहा, तो ये फीचर की हम बात नहीं करेंगे। बट ये यूनिटरी गवर्नमेंट का फीचर है। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। इंडिया में ऐसा होता है क्या? नहीं हो सकता। स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट पे। उनका जो मन होगा वो करेंगे उन सारे टॉपिक्स के ऊपर जो कि उनको असाइन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, राइट? सो दिस इज सेंट्रल गवर्नमेंट विच इज forcing a state to do and follow the instructions which are given to them by central government। तो ये हो गया ऑर्डर देना और स्टेट के द्वारा उसको माना जाना। किसमें फॉलो होता है? यूनिटरी गवर्नमेंट में। इंडिया में तो ये बिल्कुल नहीं होता, राइट? आगे बढ़ते हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स आर आंसरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट्स आर आंसरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या ये सच है? ये बात भी सच नहीं है इंडिया के रिस्पेक्ट में, बट जहां पे ये प्रैक्टिस होता है यूनिटरी गवर्नमेंट, वहां पे आप ऐसा सिचुएशन देखेंगे। तो आप कौन सा ऐसा फीचर बता रहे हैं कि जो कि इंडिया को बताता है कि वहां पे थोड़ा सा यूनिटरी फीचर भी है? वो कौन सा फीचर है भाई? यूनिटरी गवर्नमेंट का एक और फीचर है जो कि यहां पे मेंशन नहीं किया गया है, मैं उसको यहां पे मेंशन कर रहा हूं। अ स्ट्रॉन्ग सेंटर और सेंट्रल गवर्नमेंट। अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। अब आप बताइए खुद कि इंडिया के केस में क्या पॉइंट नंबर 1 फॉलो होता है? नहीं होता। 2 नंबर होता है? नहीं होता। 3 नंबर होता है? नहीं होता। 4 नंबर होता है? जी हां, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पे आप बिल्कुल ये ऑब्जर्व कर पाएंगे कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थोड़ा सा ज्यादा पावर है। इमरजेंसी प्रोविजन ओनली गिवन टू सेंट्रल गवर्नमेंट। हम जब लेजिस्लेटिव पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द पावर्स आर गिवन टू सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट? पूरे नेशन के लिए डिसीजन लेना रहेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट। मान लीजिए कि बंगाल, वेस्ट बंगाल शेयर कर रहा है बाउंड्री बांग्लादेश से, लाइक भूटान से, इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि उनसे वो अपना इंटरनेशनल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर लेगा। नहीं, वेस्ट बंगाल इज पार्ट ऑफ इंडिया एंड फॉर दैट इंटरनेशनल रिलेशन इंडिया इज ओनली रिस्पॉन्सिबल, नॉट एनी ऑफ द सिंगल स्टेट कैन अप्रोच फॉर एस्टैब्लिशिंग इट्स ओन इंटरनेशनल रिलेशन। सो यहां पे क्या बात करें? वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रॉन्ग सेंटर। नेक्स्ट, आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि गवर्नर जो होता है स्टेट का वो क्यों होता भाई? वो तो कोई काम करता भी नहीं है। और जैसे गवर्नर की बात करते हैं तो जैसे हमारे प्रेसिडेंट हुआ करते हैं, गवर्नर का सिर्फ उसी तरीके से बस एक नॉमिनल हेड है, बट थोड़ा सा पावर आप देखेंगे गवर्नर के पास तो कुछ एक एक्सिक्यूटिव पावर ज्यादा दिए हैं हमारे गवर्नर को। क्यों? क्योंकि स्टेट कभी कभी सेंटर पे डिपेंडेंट हो जाता है और स्टेट गवर्नमेंट के सारे काम काज जो होते हैं चूंकि गवर्नर के नाम से होते हैं तो गवर्नर का साइन एसेंशियल हो जाता है। कभी कभी गवर्नर को यह पता चलता है कि जो स्टेट कर रहा है कुछ ऐसा काम कर रहा है जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब ऐसे केसेस में स्टेट गवर्नमेंट को गवर्नर वार्निंग देगा कि हम आपके इस मैटर को प्रेसिडेंट के सामने ले जाएंगे। जैसे ही प्रेसिडेंट का नाम लिया हमारा पूरा पार्लियामेंट वहां पे आ गया, राइट? अब वहां पे पार्लियामेंट के पास अगर ये बात जाता है कि कोई स्टेट कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इंपोज प्रेसिडेंट रूल विदाउट एनी डाउट बिकॉज यू आर एंगेज्ड इन सम अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और यू आर फंक्शनिंग सम अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्क। और इसीलिए आप देखेंगे कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग सेंटर है। इसके बाद जो पोस्ट जो खुद गवर्नर का हो गया वो क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग सेंटर की बात करता है क्योंकि वो सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव है हर एक स्टेट में।
वो लोगों के द्वारा इलेक्टेड नहीं है, सिर्फ वो नाम के स्टेट से रिलेटेड है और वो काम कर रहे हैं किसके गाइडलाइंस में, सेंट्रल गवर्नमेंट के गाइडलाइंस में। और आपको पता है कि ठीक है, अगर इलेक्टेड हेड की हम बात करेंगे तो वो तो होगा सीएम किसी भी स्टेट के लिए, बट अगर हम बात करेंगे उस स्टेट के सारे सबसे बड़े ऑल इन ऑल का, तो वो अभी भी होता है हमारा कौन, गवर्नर। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि वी आर हैविंग सम यूनिटरी फीचर्स ऑल्सो। हाँ, अभी पॉज नहीं हुआ। जी हाँ, तो जैसा कि अभी हमने देखा कि हमारे जो इंडिया के कुछ एक फीचर्स हैं वो ज्यादातर फेडरल फीचर्स हैं, बट उसके साथ साथ हम कुछ यूनिटरी फीचर्स को भी फॉलो कर रहे हैं, और इसीलिए इंडिया का जो फेडरलिज्म है वो काफी वर्ल्ड के सारे कंट्री से यूनिक हो जाता है, और उस सिस्टम को हम बोलते हैं, उस टाइप के फेडरलिज्म को हम बोलते हैं क्वासी फेडरलिज्म। ये था हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 2 से 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में कभी कभी ये आ जाते हैं कि इनको डिफरेंशिएट कीजिए और बताइए कि फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है, राइट। तो इसी तरीके से आप लिख के आएंगे। आगे बढ़ते हैं, तो हम यहां पे बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म हमारे पास 2 तरह के हैं, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर को आप अगर देख लो तो यूएसए उसका बेस्ट एग्जांपल हो गया, जहां पे बहुत सारे स्टेट्स एक साथ फॉर द सेक ऑफ economical stability and for the sake of defense and military purposes they all came together and formed United States of America, right? So सारे स्टेट्स एक साथ यूनाइटेड हो गए और पूरे बहुत बड़े लेवल पे एक बड़े टेरिटरी का फॉर्म किया और उसका नाम रखा गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसी के जैसे हमारे पास एग्जांपल है ऑस्ट्रेलिया का। तो यहां पे आप क्या देख रहे हो, इसको हम एक बॉटम टॉप अप्रोच के भी नाम से जानते हैं। हम क्या किए, बहुत सारे स्टेट्स को एक साथ एक के ऊपर रखते गए, तो पूरा एक साथ हमारे पास क्या हो गया, एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का फॉर्मेशन हो गया। तो बॉटम से हमने स्टार्ट किया था, हर एक स्टेट्स को एक के ऊपर अरेंज करते गए और फाइनली हमारा पूरा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बन गया। तो इसको हम बोलते हैं बॉटम टॉप अप्रोच। अब इधर आ जाते हैं होल्डिंग टुगेदर। इंडिया के केस में हम बात करते हैं, यहां पे एग्जांपल समझ लीजिए, उसका इंडिया होगा, एक पूरा कंट्री था, हम आजाद हुए 1947 में, तो हमारे लिए सबसे बड़ी जरूरत थी लोगों को सुविधाएं प्रदान करनी और सेवाएं प्रदान करनी, और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम अपने पावर को हर एक लेवल पे क्या करें, डिवाइड करें। और इसीलिए हमने एक स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया और पूरे इंडियन टेरिटरी को हमने छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट, दीज आर स्टेट्स, इनके फॉर्म में इनको डिवाइड कर दिया। अब ये सारे स्टेट्स कब बने, जब पूरा इंडिया पहले बन गया था तब। सो इंडिया था, उसको हमने अच्छे से गुड एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस के पर्पस से इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, और वो था हमारा क्या, वो था हमारा होल्डिंग टुगेदर। ये सारे इंडियन स्टेट्स जो यहां पे हैं, दे आर वेरी मच लाइक विद इन इंडिया, दे कांट secede आउट फ्रॉम इंडियन टेरिटरी। बट अगर यूएसए की बात करेंगे तो यहां पे स्टेट्स ज्यादा पावरफुल हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, क्योंकि ये सारे स्टेट्स एक साथ आके इन्होंने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का फॉर्मेशन किया। सो ज्यादातर केस में आप देखेंगे कि यहाँ के जो स्टेट्स हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल पावर शेयर करते हैं जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। बट इंडिया में थोड़ा सा आपने देखा कि हियर वी हैव लिटिल बिट पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंपैरिजन टू स्टेट्स, राइट। बट ज्यादातर केसेस में आप देखेंगे हम लोग के पास इक्वल अमाउंट ऑफ पावर है। बट चूंकि हम पहले इंडिया थे, गुड गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पस से हमने छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट टेरिटरी में इंडिया को बांट दिया, वो टेरिटरी आगे चल के स्टेट्स कहलाएं, और स्टेट्स अपने डोमेन में इंडिपेंडेंट है डिसीजन लेने के लिए। तो ये क्या हो गया, अब एक यहां पे फैक्ट है कि हमारे इंडिया के स्टेट क्या एक हमारे इंडियन टेरिटरी से मूव कर सकते नहीं, क्योंकि यहां पे वो उन्होंने खुद अपने आप को फॉर्म नहीं किया, उनको फॉर्म किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा, राइट। विच मींस व्हाट, दे आर लीगली बाउंड टू स्टे देयर इन इंडिया, दे कांट secede आउट फ्रॉम इंडिया। बट यहां पे आप देखो ये स्टेट्स का इंटेंशन था साथ में आने का, जब चाहे तो दूर भी हो सकते हैं। तो ये थोड़ा सा हमारे पास डिफरेंसेस हो गया, कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर। एग्जांपल हमने देख लिया, इंडिया स्पेन का जो एग्जांपल है वो होल्डिंग टुगेदर का है। ये था हमारा टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। पूछ लिया जाता है, नहीं तो कभी कभी इंडिविजुअली पूछ लिया जाता है कि डिफाइन करिए कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या है, इसके कुछ एक एग्जांपल सब दे देंगे, राइट। ये था हमारा टॉपिक। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं, मैंने पहले स्टार्टिंग में इस चैप्टर को, इस टॉपिक को डिफाइन किया था कि हमारे पास जो फेडरलिज्म है वहां पे सबसे पहली बात हम करते हैं पावर शेयरिंग का। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है
क्या वहां पे हम पावर शेयरिंग प्रैक्टिस करते हैं? जो हमारे लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, क्या वहां पे हम पावर शेयरिंग प्रैक्टिस करते हैं? इसी बात को कंक्लूड करने के लिए हमारे पास हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में लेजिस्लेटिव पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। और इस लेजिस्लेटिव पावर्स को हम पढ़ते हैं यूनियन लिस्ट के फॉर्म में, स्टेट लिस्ट के फॉर्म में, कॉन्करेंट लिस्ट के फॉर्म में, और एक और हो जाता है जिसको हम बोलते हैं रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स। क्या बोलते हैं? रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स। इसके भी ऊपर हम बात करेंगे, राइट? तो एक एक करके चलिए हम देखते हैं इन सारे पॉइंट्स को। अब इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको दे दिए जाएंगे 2-4 ऑप्शंस इन्हीं के सारे टॉपिक से ऊपर, और पूछ लिए जाएंगे कि इनमें से कौन सा यूनियन लिस्ट का टॉपिक है, कौन सा स्टेट लिस्ट है, कौन कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। और इनका क्या डिफिनेशन है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। अब यूनियन लिस्ट की बात करेंगे, सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट पैन इंडिया लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऐसे केसेस में जो हमारे नेशनल लेवल के मैटर्स रहेंगे उसको हम इस लिस्ट में डालेंगे। जैसे क्या हो गया नेशनल इंपॉर्टेंस का मैटर? डिफेंस हो गया, हमारे पास फॉरेन अफेयर्स हो गया, बैंकिंग सिस्टम हो गया, एकोमोडेशन बैंकिंग सिस्टम हो गया, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन हो गया, फॉरेन रिलेशनशिप हो गया। ये सारे मैटर्स किसके अंदर आ जाएंगे? यूनियन लिस्ट के अंदर आएंगे। अब इस पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है लॉ बनाने की, वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है, यहां पे स्टेट गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सो ओवर दोज टॉपिक्स विच आर देयर फॉर नेशनल इंपॉर्टेंस, देयर विल बी ओनली एप्लीकेबल फॉर लॉ मेकिंग बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट? ये था हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का यूनियन लिस्ट, राइट? यहां पे हम देख लेते हैं कि अगर इस पे लॉ बनता है तो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के पूरे इंडिया में ये हर एक कॉर्नर में applicable होगा equally, right? So these matters are included in this list as it needs a uniform policy throughout the country. पूरे कंट्री के लिए एक यूनिफॉर्म लॉ की जरूरत होती है, और ऐसे केस में यूनियन लिस्ट पर जब लॉ बनती है तो पूरे कंट्री पे यूनिफॉर्मली वो अप्लाई होगा, राइट? द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द यूनियन लिस्ट। मैंने बताया ना कि सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही है जो यूनियन लिस्ट पे क्या बना सकती है? लॉ बना सकती है। अब यहां पे कुछ एक फैक्चुअल डिटेल्स आ जाते हैं। पहले देखेंगे इसके अंदर जो टॉपिक्स थे वो टोटल उनका नंबर था 97। तो मैंने लिखा ओल्ड पहले कितना था? 97। न्यू कितना हो गया? अब इसमें टोटल 3 और को ऐड कर दिया गया और अब 100 हो गए। और ये टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं। हो सकता है रिसेंटली कुछ एक अपडेट होगा, बट इस पे ज्यादा फैक्ट नहीं, ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि फैक्ट रिलेटेड क्वेश्चन सब नहीं आते हैं। बट थोड़ा सा भी आप अगर आपने पढ़ा एनसीईआरटी तो थोड़ा सा इन्होंने इस पे एक क्या किया है? डिस्कस किया थोड़ा सा इसको, बहुत ज्यादा डिटेल में जाके नहीं। तो ये थोड़ा पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। 97 पहले थे, अब हो गए 100। आ जाते हैं बस स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट की जैसा कि बात कर रहे हैं, जैसा यूनियन गवर्नमेंट उस पर लॉ बना सकती थी, उसी तरीके से स्टेट लिस्ट के जो टॉपिक्स हैं उस पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ, राइट? अब ये जो होंगे लोकल इंपॉर्टेंस के रहेंगे, क्योंकि स्टेट के ओरिएंटेशन में जितने भी हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है उन्हीं को देखरेख करने के लिए हम उस पर लॉ बनाएंगे, राइट? क्या क्या टॉपिक्स हो गए भाई? सब्जेक्ट्स जो कि लोकल इंपॉर्टेंस के होंगे, सच एज पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन एंड मेनी मोर टॉपिक्स। पहले टोटल 66 टॉपिक्स थे, अब ये घट के क्या हो गए हैं? 61, राइट? ध्यान देंगे इस पे। सो स्टेट गवर्नमेंट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉ ओवर दीज सब्जेक्ट्स व्हिच आर मेंशन्ड इन दिस स्टेट लिस्ट, राइट? हम आ जाते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट वो सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर डाले हुए जिस पे टाइम टू टाइम नीड के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है, पर कंट्राडिक्शन ना हो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने वहां पे एक एक्स्ट्रा पावर दिया है। किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। कि अगर स्टेट पहले से लॉ बना के रखे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट ने समझा कि हमें इस पे एक नया लॉ बनाना है इसी सब्जेक्ट पे, तब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो लॉ बनाएगा दैट विल प्रिवेल द लॉज अर्लियर मेड बाय स्टेट लिस्ट। मींस जो स्टेट लिस्ट के पुराने लॉ थे उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया लॉ क्या कर जाएगा? सुपरसीड कर जाएगा। Which means what we are talking about again one of the feature of unitary and that is what a strong center। मैंने बताया ना, ये सारे पॉइंट्स को अगर देखते हो तो आपको क्या पता चलता है? यूनिटरी फीचर्स भी हम फॉलो करते हैं। ये यूनिटरी गवर्नमेंट के फीचर हो गए, ठीक है? बट यहां पे आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो गया हो कि हम जनरली ज्यादातर जो पावर्स होते हैं अपने डोमेन में रह के एक्सरसाइज करते हैं, चाहे यूनियन लिस्ट हो या स्टेट लिस्ट हो। कुछ एक ही टॉपिक्स लाइक यहां पे देखिए कौन कौन से टॉपिक्स आ जाए भाई? एजुकेशन, फॉरेस्ट,
ट्रेड एंड यूनियंस, मैरिजेज, अडॉप्शन, सक्सेशन, ये सारे जो टॉपिक्स हैं कॉमन इंटरेस्ट के हैं। दोनों स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ उस पर बना सकते हैं, पर स्टेट गवर्नमेंट जो लॉ बनाया था वो खत्म हो जाएगा अगर उसके ऊपर उसी टॉपिक पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई लॉ बना दिया। ये एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा पावर दिया गया किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसीलिए हम थोड़ा सा बोलते हैं वी हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंटर विथ सोज unitary features. So this is little bit inclination which we have given to unitary. So that's why we have a quasi federal system getting practiced in India. Right? आगे बढ़ते हैं हम अपने एक लास्ट टॉपिक की तरफ जिसको हम बोलते हैं रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स, जिसके बारे में मैंने यहां पे मेंशन किया गया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं ज्यादातर केसेस में। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो हमारे देखिए उस टाइम के जो हमारे फोर फादर्स थे जिनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, डिस्कस कीजिए उसके एक कंटेंट पे, कितना चालाकी से उन्होंने इस चीज को ध्यान रखा। सो दैट इज द रीजन व्हाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड एज वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, बट समटाइम यू विल फाइंड सम फीचर्स व्हिच आर वेरी वेरी रिजिड। At no cost, no one is having responsibility, authority to alter anything which have been mentioned in our constitution. So same time, simultaneously, it is working as very much flexible and very much rigid. So this is the only constitution of the world where you will feel both type of like flexible as well as rigidity getting practiced here, and that is our Indian constitution. हम रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। अब 1947 में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ था, 1950 में जाके कंप्लीट हुआ था, तब हमारे फोर फादर्स ने सोचा कि भाई समय जैसे जैसे आगे बढ़ेगा कुछ एक टॉपिक्स ऐसे आएंगे जो कि अभी हमें यहां पे एग्जिस्ट नहीं करता। 1950 की बात करें, 1947 से लेकर 1950, 1949 आपको पता है कि 2 साल 2 years 11 months and 18 days it took फॉर ड्राफ्टिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो फाइनली हमने 26 नवंबर 1949 को ये काम कर लिया, पर 26 जनवरी को हमने इसे अडॉप्ट किया, एक्सेप्ट किया, अप्लाई किया अपने पूरे इंडिया के ऊपर। सो सिंस देन वी आर कंसीडरिंग दिस डे एज आवर रिपब्लिक डे, राइट। तो यहां पे हम क्या बात कर रहे हैं, ये जो हमारे 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा, इतना भयंकर जो हमने वहां पे टाइम स्पेंड किया, क्या वो सिर्फ चाय कॉफी के लिए था टाइम स्पेंड करे थे? नहीं, हर एक जो मैटर आप देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे उस पे काफी डिबेट हुआ, डिस्कशन हुआ, काफी बड़े बड़े स्कॉलर्स ने उस पे अपने अपने कंटेंट रखे और तब जाके हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन बना। अब सोचिए उस टाइम के जो हमारे फोर फादर्स थे, लीजेंड्स, उन्होंने कितना अग्रसोची वाला भाव वहां पे रखा था कि कुछ एक ऐसे सब्जेक्ट्स जरूर आएंगे हमारे फ्यूचर में जो कि सोसाइटी के नीड के हिसाब से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड होना चाहिए, ठीक है। और वैसे टॉपिक्स को उन्होंने बोला कि हम बोलेंगे रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स। वो टॉपिक जो बच गए हैं, जो कि अभी तो नहीं है बट टाइम के हिसाब से इन फ्यूचर दे विल अपीयर, दे मस्ट हैव टू बी like accommodated in our constitution, and over that if we talk about law making authority responsibility that will be only given to central government। और वैसे सब्जेक्ट पे अगर हम लॉ मेकिंग प्रोसेस की अथॉरिटी की बात करते हैं तो हम सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को ही अथॉरिटी देंगे। ये पॉइंट देखिए कितना बड़ा हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी को बताता है कि हम अपने आप को टाइम के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, और यही पॉइंट यहां पे मेंशन किया गया। और ये टॉपिक हो गया रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स। आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, जो भी टॉपिक्स आते हैं जो कि आजकल रिसेंटली इन 40 से 50 सालों में हमारे सामने उभरे हैं, उनको हम इसके अंदर रखेंगे और उस पर हम पावर देंगे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को लॉ बनाने के लिए, राइट। ऐसे सब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स, राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली कैन मेक लॉ। अब यहां से इस स्टेटमेंट के द्वारा एक पॉइंट और आप कंक्लूड करेंगे, दिस इज अनदर फीचर विच टेल अस अबाउट अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, राइट। दिस टेल्स अस अबाउट अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, राइट। ये था हमारा रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स, हमने कंप्लीट कर लिया है। लेजिस्लेटिव पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं एक ऐसे पॉइंट्स को जिसको हम बोलते हैं सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। ये आगे देखेंगे, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप से भी कनेक्टेड है। क्या है टॉपिक, जरा हम देखते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ एक ऐसे फीचर्स हैं जिसे हम बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नो वन कैन डिनाई इट टू इंप्लीमेंट सम द फीचर्स विच आर वेरी मच deeply rooted and fundamental and basic to our society।
अब इसे कौन डिफाइन करेगा? इससे डिसाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी हमारे जुडिशियरी की, क्योंकि हमने बोला है कि जुडिशियरी इज कंसिडर्ड एज गार्जियन ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी, राइट? तो यही लोग डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से पॉइंट होंगे जो कि कंसिडर किए जाएंगे, कि कौन से बेसिक होंगे, कौन से डिराइव्ड होंगे। तो यहां पे बेसिक की बात कर रहे हैं, तो कुछ एक पॉइंट्स यहां पे उन्होंने बताया है, और बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास है अमेंडमेंट का। जब हम अमेंडमेंट की बात करते हैं, सो दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक सपोर्ट ऑफ बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, otherwise unilaterally if it is getting done, that is not the true meaning of federalism, right? यहां पे आपने देखा कि क्या हम बात कर रहे हैं, किस बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं? so that is the sharing of power between the union government and the state government is very much basic feature defined by, decided by, highlighted by our constitution with respect to our judiciary, right? अब यहां पे ये तो बात आ गई जिसको हम बात करें सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप। हम बात कर रखे थे अमेंडमेंट का, कभी कभी टाइम के हिसाब से हमें अमेंडमेंट करने पड़ते हैं, कुछ चीजें हटानी पड़ती, कुछ चीज जोड़नी पड़ती है, तो उसके क्या प्रोसीजर्स हैं, हम दोनों को साथ आना पड़ेगा। कैसे? थोड़ा सा इस प्रोविजन को हम देख लेते हैं कि जब भी आप अमेंडमेंट करने जा रहे हो तो उसके क्या क्राइटेरिया है? 2/3 मेजोरिटी शुड बी देयर इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। देखिए इस चीज को मैं एक बार रीड आउट कर देता हूं। टू मेक चेंजेस टू दिस पावर शेयरिंग arrangement, the parliament cannot on its own change this arrangement, means unilaterally parliament can't alter any content which have been mentioned in our constitutions, right? constitution आगे बढ़ते हैं। any changes to it has to be first passed by both houses, दोनों हाउसेस से पास होने चाहिए। कैसे पास होने चाहिए भाई? at least 2/3 of majority, 2/3 सीट से, 2/3 वोटिंग से आपको दोनों हाउस में इस बिल को पास कराना पड़ेगा। एंड देन इट मस्ट हैव टू बी रेक्टिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। मान लीजिए कि अभी 28 स्टेट है, आपको है बहुमत पार्लियामेंट में, वो दोनों हाउसेस में, लोकसभा और राज्यसभा में, आप बहुत अच्छे तरीके से उसको पास करा लिए हो, बिल को पास करा लिए हो, अब बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंट हो कि अब तो बिल हमारा अमेंडमेंट जो था, चूंकि हम पावर में है तो इसको पास करा लेंगे। अब यहां पे एक और क्लाउज ऐड किया गया है विच शो द ट्रू फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म गेटिंग प्रैक्टिस्ड हियर इन इंडिया। दैट इज व्हाट? हमें बिल पास कराने के बाद स्टेट्स के पास भेजना जरूरी हो जाता है। ये जो स्टेट्स हैं, मान लीजिए अभी 28 स्टेट हैं, 28 का आधा हो गया 14, कम से कम 15 स्टेट्स इसको रेक्टिफाई करेंगे, तभी राइटिफाई करेंगे, तभी जाके क्या होगा? ये बिल एक्ट बनेगा, लॉ बनेगा। अब बताइए कितना रिजिड स्ट्रक्चर है लॉ, किसी भी कंटेंट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से डिलीट करने के लिए या फिर ऐड करने के लिए अमेंडमेंट का। बिना स्टेट गवर्नमेंट के सपोर्ट के क्या ये पॉसिबल हो पाएगा कुछ भी चेंज करना कॉन्स्टिट्यूशन में? नहीं, कभी नहीं। सो यहां पे हम बात कर रहे हैं सेंटर स्टेट रिलेशनशिप का, एंड दिस इज वेरी मच फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और जब भी इसको कोई अल्टर करने की कोशिश करेगा तो इन्हीं सारे चीजों पे हमें उनको क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे, तभी हम उसको समझे कि हाँ वो हो गया है, वो अल्टर अब कर सकते हैं। जहां पे क्योंकि 50% से ज्यादा स्टेट्स ने भी उसको कंसेंट दे दिया, दो हाउसेस जो लोकसभा और राज्यसभा पार्लियामेंट के, वहां पे आपने 2/3 मेजोरिटी से अपना बिल पास करा लिया, तो फिर आपको लोगों का सपोर्ट है, इसका माना जाए कि आपको लोगों का सपोर्ट है, तो हम ये बिल पास करा लेंगे। पावर शेयरिंग के कंसेप्ट को थोड़ा सा हम यहाँ पे अल्टर कर सकते हैं बेस्ड ऑन द नीड ऑफ द सोसाइटी, और बट उसके लिए ये सारे रूल्स फॉलो होने जरूरी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राइट, इन केस ऑफ डिस्प्यूट, अगर डिस्प्यूट हो गया, मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट अड़ गई है कि हमें बिल पास कराना ही है, राइट, अब जब बिल पास कराना ही है तो हमारे पास अब ये मैटर हो जाती है किसकी? कोर्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, कोर्ट्स की, कि इसको कैसे रिजोल्व करें। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट यहां पे इन सारे मैटर्स को देखेगा, एंड दे विल फाइनली गिव द कंक्लूजन ऑफ दैट इशू। राइट, तो क्या देख रहे हैं, कभी भी डिस्प्यूट होता है पावर शेयरिंग को लेके, आप कुछ भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया तो उसको लेके कौन फाइनल डिसीजन देगा? हमारा जुडिशियरी, थर्ड पिलर ऑफ आवर डेमोक्रेसी। अब देखिए कितने तरीके से अभी हमने पावर शेयरिंग देख लिया। लॉ अमेंडमेंट के लिए हमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का कंसेंट चाहिए। अब यहां पे कोई डिस्प्यूट आता है तो हमारे पास थर्ड जो पिलर है वो भी आ गया, जो कि है जुडिशियरी। तो यहां पे हमने देख लिया फैसिलिटीज जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमें प्रोवाइड किया जा रहा है। फॉर व्हाट? फॉर मेकिंग अस वेरी मच हैप्पीली स्टे एंड लिव देयर टुगेदर इन आवर कंट्री। राइट, ये सारे पॉइंट्स हमने देख रखे हैं।
आगे बढ़ते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये हम यहां पे बात करने वाले हैं फिर से 1947 का। 1947 की अगर हम बात करते हैं तो आपको याद होगा कि वहां पे हमने बात किया था क्या, कि हमारे पास एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था कि हम तो एक बड़े कंट्री हैं बट गुड गवर्नेंस सभी को देना, लोगों के पास कैसे हमारी सेवाएं पहुंचे। अब चूंकि हम दिल्ली में बैठ रहे हैं, पार्लियामेंट दिल्ली में है, अब बात करेंगे तमिलनाडु की, बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश की, बात करेंगे हम लद्दाख की, तो कैसे इतने दूर पे हम अपने फैसिलिटीज को प्रोवाइड करवा पाएंगे, कैसे उनको सेवा दे पाएंगे। तो इसके लिए हमारे लिए क्या था, एक सिस्टम बनाना था कि हम अपने इंडियन टेरिटरीज को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ये कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट कहलाएंगे हमारे स्टेट्स। बट अब यहां पे एक बहुत बड़ा मुद्दा आ गया कि किस बेसिस पे हम लैंग्वेज का डिवीजन, सॉरी स्टेट्स का डिवीजन करेंगे, राइट। सो दिस वाज द मेजर टेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैव सिंस व्हेन वी हैव इमर्ज्ड द democratic country in this world, right? So the creation of linguistic state was the first and a major test for our newly practiced democratic system of our country. Boundaries of many previous states were changed in order to create new states. ठीक है, अब चूंकि नया स्टेट बनाएंगे तो बाउंड्री तो क्रिएट होंगे, यहां तक बिल्कुल कोई डाउट नहीं होना था। बट ये दिक्कत था कि हम किस बेसिस पे स्टेट्स का फॉर्मेशन करेंगे, राइट। When the demand for the formation of states on the basis of language was raised, some national leaders, who were these national leaders? Pandit Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel, they both resisted that language can't be considered as a basis of division of our Indian society, especially formation of our states can't be done based on language, right? तो यहां पे आगे बढ़ते हैं। The central government resisted linguistic states for some time, but experiences has shown the formation of linguistic state actually has made us very much united within the country. अब यहां पे थोड़ा सा हम एक स्टोरी सुना देते हैं, आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है। आई थिंक उनका नाम था श्रीरामुलु पुट्टू पोट्टी, श्रीरामुलु पोट्टी। ये थे मद्रास प्रोविंस में बोलने वाले एक तेलुगु पर्सन। जब ये बात चलने लगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान बना रही है कि स्टेट्स का डिवीजन कर दिया जाए ताकि उन सारे लोगों को आसानी से सेवा मिल पाए, अब श्रीरामुलु पुट्टू ने क्या, पोट्टी ने क्या किया, श्री रामुलु पोट्टी, ही वॉज अ तेलुगु स्पीकिंग पर्सन, he sat on fasting and was demanding what, that from Madras we want a fresh territory, there only Telugu speaking people will be able to stay. Madras, if you see that time, ये आज के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, थोड़ा बहुत पार्ट कर्नाटका का भी वहां पे आप मिला लेते हैं, केरला को भी मिला लेते हैं, थोड़ा बहुत इन सारे पार्ट्स को मिलाने के बाद हमारा उतना बड़ा टेरिटरी हमारा कहलाता था क्या, मद्रास। अब चूंकि फॉर द सेक ऑफ गुड एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस वी नीड टू segregate these territories based on something. Here government was unable to decide like what should be our basis, right? But अभी तुरंत हमें पता चला कि श्री रामुलु पोट्टी ने यहाँ पे तेलुगु स्टेट का एक डिमांड रख दिया। कुछ एक लीडर्स जो थे, जब उनको ये मैसेज मिली कि डिमांड कर रहे हैं लोग कि भाषा के आधार पे आप स्टेट का फॉर्मेशन कीजिए, तो यहाँ पे जो हमारे नेशनल लीडर्स थे, जो उस टाइम के लीजेंड्स थे, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस टाइम के जो होम मिनिस्टर थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने रजिस्ट किया, भाई भाषा के आधार पे कौन सा बेसिस पे हम डिवीजन करेंगे, हम आगे बढ़ने वाले कंट्री हैं, पीछे जाने वाले थोड़ी कंट्री हैं। हम जब भाषा के आधार पे डिवीजन करेंगे, हो सकता है इन फ्यूचर फिर से हमारा एक कंट्री के यहाँ की डिमांड हो जाए भाषा के आधार पे, तो ऐसा कैसे होगा। तो इसी बात को जब लोगों के पास, जब इसी बात का जब डिस्कस हो रहा था, तब तक श्री रामुलु पुट्टू का देहांत हो गया। ये एक बहुत बड़ा वायलेंट प्रोसेशन में तब्दील हो गया। अब गवर्नमेंट के पास कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा। सडनली उन्होंने क्या किया कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट का डिवीजन करना स्टार्ट कर दिया। देखिए, तमिलनाडु तमिल बेसिस पे, तेलंगाना आंध्रा तेलुगु स्पीकिंग स्टेट्स, केरला मलयालम, कन्नड़ा कर्नाटका, गुजरात जो कि पहले था बॉम्बे का पार्ट, गुजरात बॉम्बे बड़ा स्टेट था, पूरा गुजरात को आप मिला दीजिए महाराष्ट्र के साथ, करंट महाराष्ट्र, तब हमारा वो कहलाता था टेरिटरी बॉम्बे। अब बॉम्बे को हम बोल दिए, दो पार्ट में बांट दिए, गुजरात और क्या महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र जो हो गया मराठी, गुजरात गुजराती। आगे अब चल जाते हैं फर्दर ईस्ट में, तो आपको मिल जाएंगे उड़ीसा,
उड़िया बोलने वाले वेस्ट बंगाल चल जाएंगे तो बंगाल, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं तो झारखंड, ये सारे जो सेंट्रल पार्ट वाले हो गए हिंदी स्पीकिंग बेल्ट हो गए। नॉर्थ ईस्ट चल जाइए, बहुत ही डाइवर्स कल्चर है, हर एक बहुत सारे लैंग्वेजेस वहां पे बोले जाते हैं। तो देखिए कैसे हमारे कंट्री के विद इन ही, अंडर ही, कैसे बहुत सारे स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ, और ये स्टार्ट हुआ श्री रामुलु पुट्टी के स्ट्रगल से। और आज हमें ये क्या एक मैसेज दे रहा, आज हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहा है। क्वेश्चन भी यहां से पूछे जाते हैं कि क्या ये बात सही थी कि हमने लैंग्वेज के बेसिस पे अपना स्टेट का फॉर्मेशन किया, क्या ये सही था? अब इसके रीजंस, इसके आंसर्स क्या हो जाएंगे? यस, इट वाज 100% करेक्ट। द सेंट्रल गवर्नमेंट रेजिस्टेड linguistic state initially, but what happened? Finally they were forced to follow it, and it has shown that the formation of linguistic state has actually made the country more united. Now currently if you see, people are not struggling with each other based on languages, so the matter of language have been totally eradicated from our Indian mindset. We are not bothering about language now. तो ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट हैज मेड एडमिनिस्ट्रेशन वेरी मच इजियर। मेन तो इंटेंशन था हमारे पास कि एडमिनिस्ट्रेशन को इजी किया जाए, राइट? तो आपने देखा कि कैसे इसको हमने रिजोल्व कर लिया और अपने एडमिनिस्ट्रेशन को वहां पे आसान कर दिया। सम स्टेट्स वेर क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बट बेस्ड ऑन कल्चर, बेस्ड ऑन इथनिसिटी, बेस्ड ऑन ज्योग्राफी। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे, तो आप देखेंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का जो डिवीजन हुआ है कल्चर और इथनिसिटी और ज्योग्राफी के बेस पे हुआ है। लद्दाख का देख लीजिए डिवीजन जो हुआ है वो हुआ है कल्चर के बेसिस पे, इथनिसिटी और ज्योग्राफी के बेसिस पे हुआ है। अगर आप आ जाते हैं सेंट्रल इंडिया में, जहां पे आप रिसेंटली देखेंगे बिहार से झारखंड बन गया ज्योग्राफी के बेसिस पे, आप आ जाते हो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का डिवीजन ज्योग्राफी के बेसिस पे, और कल्चर के बेसिस पे भी थोड़ा बहुत बोल सकते हो क्योंकि ट्राइबल पीपल का वहां पे पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा था। अगर आप आ जाते हो हमारे लाइक तेलंगाना और आंध्रा में, जहां पे आप देखोगे कि फिर से किस बेसिस पे डिवीजन हुआ उसका, ज्योग्राफी के बेसिस पे। तो ये सारे लैंग्वेज तो हमारा एक मेन क्राइटेरिया था, बट कुछ एक स्टेट्स जो जिनका आगे डिवीजन हुआ उनके अलग अलग बेसिस थे, जो कि अभी अभी हमने कवर कर लिया। और ये हमारा था मेजर टेस्ट at the time when we became independent, and that was related to carving of states based on what, and later we found a conclusion that should be language over which we can do, and finally so far it has worked very well, right? आगे बढ़ते हैं अपने अगले चैलेंज की तरफ, that was language policy। अब हर एक कंट्री, पाकिस्तान बना तुरंत अपना एक नया रिलीजन लेके आ गया, ऑफिशियल रिलीजन इस्लाम, उनका एक अपना लैंग्वेज हो गया उर्दू। अब इंडिया भी इसी ऊह में था कि भाई हम क्या करें। अब पता चला इंडिया के लोग को कि हिंदी तो ज्यादातर लोगों के द्वारा बोला जाता, तो क्यों ना हिंदी को हम ऑफिशियल नेशनल लैंग्वेज बोल दें, राइट? तभी ये बात आएगी कि हिंदी, जब हमने डेटा देखा तो लगभग 40% ही लोग जो इंडिया के हैं वो हिंदी बोलते हैं। मेजोरिटी ऑफ द इंडियंस दे डोंट स्पीक हिंदी, दैट इज नॉट देयर प्राइमरी लैंग्वेज। तो आप कैसे एक 40% जो कि माइनॉरिटी लैंग्वेज है आप मेजोरिटी ऑफ द लोगों के ऊपर थोप दोगे? ये बात समझ में आई? तो आप बोलोगे कि हां ये बिल्कुल फैक्ट है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वी हैव टू एकोमोडेट एवरीवन विद इन इंडियन सोसाइटी, सो फॉर दैट सेक गवर्नमेंट सो फार हैज नॉट डिसाइडेड व्हाट शुड बी आवर ऑफिशियल लैंग्वेज। वी डोंट हैव एनी नेशनल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज, राइट? आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या किया है। 21 प्लस हिंदी 22 ऐसी लैंग्वेजेस को आइडेंटिफाई किया है, जिसको उन्होंने बोला क्या बोला भाई उसको इन्होंने बोला कि ये हमारे शेड्यूल्ड लैंग्वेजेज होंगे। ये जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेज हैं इनमें आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एग्जाम अप्लाई लिखने जा रहे हो तो आप अपने लिए किसी भी इसमें से एक भाषा को चुन सकते हो, एंड यू आर हैविंग दिस राइट, एंड दिस इज अप टू यू। यू कैन सेलेक्ट वन लैंग्वेज and wherever you are comfortable, in which language wherever you are comfortable you can go with that, right? So a candidate in an examination conducted by central government is having a liberty that he can opt to take the examination in any of these 22 languages. It's up to him, right? So states to have their own official language. अब देखते हैं कि हर एक स्टेट का अपना लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है। तेलुगु उनका स्टेट आंध्र प्रदेश तेलंगाना का, तमिल हमारा आप देख लेंगे तमिलनाडु का, मलयालम, केरला, कन्नड़ा, कर्नाटका, सब स्टेट्स का अपना अपना लैंग्वेज है, राइट? तो ये उनका है। हम इससे क्या देख रहे हैं, अपने स्टेट्स में उनको किसी भी तरह का भेदभाव, कंट्राडिक्शन, इशू, कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखने को मिल रहा, राइट? नेबरिंग स्टेट्स में भी वही है, वहां पे भी अपने अपने लोग में अपने अपने काम में मस्त है। कहां से लैंग्वेज एक बैरियर बना? नहीं बना, राइट? तो दिस इज द वे हाउ वी हैड कंप्लीटेड दिस इशू
where we were having this problem of decide what should be our official language. So that was language policy. Apart from these, few more points must have to be discussed. हमने देखा कि कैसे हमने किसी भी लैंग्वेज को अपने किया अपने भाषा के तौर पे, अपने ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे, बट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अब चूंकि एक नॉन हिंदी पीपल है, एक हिंदी पीपल है, तो इनके बीच में कुछ एक ऐसा लैंग्वेज चाहिए जो कि ब्रिज के तौर पे काम करे। तो चूंकि 200 साल तक हम ब्रिटिशर्स के अंदर रहे, तो हम उनसे इतना हेट कर रहे थे कि हम बहुत ज्यादा बुरे तरीके से उनसे नफरत करते हुए उनसे दूर, उनके हर एक सिंबल को अपने से दूर करने में लगे हुए थे। इंग्लिश से भी हम इरिटेट हो गए थे। 1965 के अनुसार हमारे पास ये लास्ट साल था जहां पे हमें इंग्लिश को इंडिया में प्रैक्टिस करना था। 1965 के बाद अगर इंग्लिश बोलते हुए पकड़े जाते तो आपको इतना मारा जाएगा, इतना पनिश किया जाएगा कि फिर आप जेल में बंद रहोगे, या फिर पूरा आपका परिवार, या फिर कुछ भी, बहुत सारे ऐसे जो पनिशमेंट दिए जाते वो दिए जाते। बट जब ये खत्म होने वाला था, वैसे ही आपको पता चला कि तमिलनाडु में एक प्रोटेस्ट होने लगा कि हम फिर कैसे नॉर्थ इंडियन लोगों से कनेक्ट करेंगे, या फिर नॉर्थ इंडियन हमारे से कैसे कांटेक्ट कर पाएंगे, और ये एक वायलेंट प्रोटेस्ट में तब्दील हो गया। अब इसी को देखते हुए गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ, भाई दैट इज द करेक्ट पॉइंट, दैट इज अ वैलिड पॉइंट, वी हैव टू थिंक अबाउट दिस। तो साथ साथ हिंदी, जिसको उन्होंने बोला कि हिंदी तो हमारा एक लैंग्वेज है ही, जिसको लाइक ऑफिशियल लैंग्वेज है ही, इसके साथ साथ हम इंग्लिश को भी अपना दूसरा ऑफिशियल लैंग्वेज मान के चलेंगे। तो ये था हमारा लैंग्वेज पॉलिसी। अब इसको अगर आप कंपेयर करते हो श्रीलंका से, तो आपको पता चला कि लैंग्वेज पॉलिसी मेन डिवीजन था, मेन कॉन्फ्लिक्ट का रीजन था वहां पे श्रीलंका में, उसको उन्होंने रिजोल्व नहीं किया तरीके से, और आज तक वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इंडिया की बात करें, हमने आसानी से उसको हैंडल कर लिया। अब हमारे लिए ये कहीं से भी किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। सो दैट वाज अबाउट आवर लैंग्वेज पॉलिसी। अब हम आ जाते हैं अपने फाइनल पॉइंट की तरफ, दैट इज सेंटर स्टेट रिलेशन, राइट। हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स फॉर शेयरिंग पावर वर्क्स इन रियलिटी डिपेंड्स ऑन अ लार्ज एक्सटेंट ऑन हाउ द रूलिंग पार्टीज और लीडर्स फॉलो दीज अरेंजमेंट्स। 1947 से 2025 तक देखें तो बहुतों बार आप देखे होंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में एक ही पार्टी बहुत लंबे अरसे तक रही, ठीक ना। हम यहां पे एक पॉइंट लेंगे 1990 के साल तक, थोड़ा सा यहां पे हम देख लेते हैं। ये हम एक टाइम फ्रेम डिसाइड कर रहे हैं, दिस इज द टाइम फ्रेम विच वी विल टॉक, विच विल बी डिस्कस्ड हियर। 1947 से ले लीजिए 1990 तक। इस टाइम में आप देखेंगे कि क्या था भाई, सेंटर एंड स्टेट मोस्टली सेम government was there in power, ठीक है। सीन चेंज हो गया, कैसे सीन चेंज हो गया भाई, क्या हो गया ऐसा? तो हुआ क्या कि 1990 के बाद आप बात करते हो ना, 1990 के बाद क्या हो गया, इमरजेंस ऑफ रीजनल पार्टीज आने लगे। अब रीजनल पार्टी का जैसे इमरजेंस हुआ, वी हैड सीन इमरजेंस ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट एट सेंटर एज वेल एज इन स्टेट। क्या बताता है? ये बताता है शेयरिंग ऑफ पावर। अगर इस टाइम की बात करें तो डेमोक्रेसी वाज इवॉल्विंग, एंड स्टिल इट इज कंटिन्यूइंग। देखिए कैसे हम यहां पे देख रहे हैं, यहां पे देखेंगे कि बहुत ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं था, तभी तो एक ही गवर्नमेंट सेंटर में और वही गवर्नमेंट स्टेट में भी है। अब जब ऐसा केस होगा ना, तो कंफर्ट जोन में लीडर्स चले जाएंगे कि भाई कुछ भी करेंगे, कौन रोकने टोकने वाला है हमें, राइट। और यही हुआ। अब इनकी आंख खुली कब? 1990 के बाद, जब धीरे धीरे स्टेट में आप देखेंगे बहुत सारे स्टेट्स में रीजनल पार्टी का प्रादुर्भाव हुआ। बिहार में देख लीजिए, जदयू, लोजपा, बसपा, बहुत सारे ऐसे पार्टीज हैं जो कि अपने लाइक इमेज के लिए लड़ रहे हैं, और उनका काफी बड़ा लाइक पकड़ है ग्राउंड पे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा हेडेक हो गया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स खुद से अब ला ही नहीं सकती है,
तो उन्हें किन के साथ काम करना पड़ेगा? रीजनल पार्टीज के थ्रू। रीजनल पार्टीज के थ्रू आपको पता चलेगा कि स्टेट्स को पावर मिल गया, अब स्टेट्स अपने वेल विंग्स के लिए खुद से काम करेंगी, अब वो किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगी और टाइम टू टाइम वो अपने हक के लिए भी लड़ाई लड़ेंगी, ठीक ना। और यही हुआ, इसी को हम बोलते हैं सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, जहां से हमने कुछ एक पॉइंट्स अभी देखने हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल्ड द बोथ एट द सेंटर एंड इन द मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। दिस मीन दैट स्टेट गवर्नमेंट्स डिड नॉट एक्सरसाइज देयर राइट ऑफ ऑटोनोमस एज अ राइट एज ऑटोनोमस फेडरल यूनिट्स। ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि स्टेट्स ज्यादातर चूंकि एक ही पार्टी के आ रहे थे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो करे तो उनको ब्लाइंडली करना पड़ रहा था, राइट। As and when the ruling party at the state level was different, the parties that ruled at the center tried to undermine the power of a state. ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। कभी कभी ठीक है, किसी स्टेट ने ऐसा किया कि वहां पे उसके स्टेट में कोई दूसरी पार्टी आ गई, अब सेंट्रल गवर्नमेंट चूंकि थोड़ा सा देखे होंगे ज्यादा पावरफुल है, तो अपने पावर को मिसयूज करके उन्होंने क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश की। बहुत बड़ा ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रॉबैक हमें पता चला, बाद में इस पे जुडिशरी ने इंटरफेयर किया, इसको डिसाइड किया कि क्या क्या प्रोविजंस हो सकते हैं, क्या क्या क्लॉजेज हो सकते हैं, और विच सेंट्रल गवर्नमेंट कैन हैव राइट टू डिसमेंटल द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट। कुछ ग्राउंड्स डिफाइन किए गए, तभी ऐसा हो पाएगा। और ये एक बहुत बड़ा रिलीफ था स्टेट गवर्नमेंट के लिए, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा कुछ और गवर्नमेंट की पार्टीज थी, राइट। इन दोज डेज द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड ऑफन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट that were controlled by the rival parties। हमने इसके बारे में जिक्र कर रखा है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, this undermined the spirit of federalism, right। फेडरलिज्म क्या बोलता है भाई कि अपने अपने लेवल में हर एक गवर्नमेंट अपने तरीके से काम करेंगे और वो इंडिपेंडेंट है, दे आर नॉट गोइंग टू वर्क अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और इन सेम वाइस वर्सा मैनर, राइट। तो अब क्या देखेंगे कि ये हमारे ट्रू फेडरलिज्म के अगेंस्ट था। अब जुडिशरी ने इस पे क्या क्या इंटरफेयर किया, और आगे चल के आप देखेंगे कि ये काम अगर कोई कहीं पे होते हुए पाया गया तो जुडिशरी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ उससे जो इन्वॉल्व पॉलिटिकल पार्टी है उनको भी पनिशमेंट देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जुडिशरी इसको पनिशमेंट देती है। और ये देखिए एक बहुत ही बड़ा पॉइंट आगे चल के निकल के आया, और ये सारे पॉइंट्स हमें क्या बताते हैं कि हर एक कंट्री जहां भी डेमोक्रेसी प्रैक्टिस करती है, अपने जो वर्क है, जो मिस्टेक करती है, उन्हीं से सीखती है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई we in a democracy call ourselves as a auto correct system, we correct our mistakes in our next time, right। so this is actually the way how interstate relationship was maintained। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट के क्या देखेंगे, मेजर प्रोविजंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये पॉइंट आपको थोड़ा सा मैं डिटेल में बता दूं कि क्या हुआ था। यहां पे हमने मंडल कमीशन को देखा, बहुत सारे ऐसे कमिटीज को देखे जहां पर उन्होंने ये रिकमेंडेशन भी दिया कि हमें मंडल कमीशन का तो था रिजर्वेशन को लेके, बट हमारे पास बहुत सारे ऐसे कमीशन थे जिन्होंने एक बताया था कि गांधीयन फिलोसफी को भी इनकॉर्पोरेट करना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे डेमोक्रेसी में काफी एसेंशियल है। विच मींस व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जब आया 1900, ये आया था, कब आया था भाई, ये आया था 1992 में। किस अमेंडमेंट के थ्रू, क्या अमेंडमेंट था उसका जिसके थ्रू इसको ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 73rd एंड 74th। 73rd का क्या मतलब होता है भाई साहब, 73rd के द्वारा हमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में क्या किसके लिए काम करना था, विलेजेस के लिए काम करना था, जो कि रूरल पार्ट में आते थे। यहां पे हम बात करेंगे पंचायत का, पंचायती राज सिस्टम, ये हम बात कर रहे हैं गांव में पंचायती राज सिस्टम का। और अगर हम आगे बढ़ते हैं 74th की तरफ, तो आपको पता चलेगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट टाउन्स और सिटीज, which means what we are talking about, what we are talking about urban parts, urban localities। अब यहां पे आप देखोगे क्या, यहां पे देखोगे आप इमरजेंस ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, और ये थे हमारे कुछ एक
नए इंक्लूजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कब आया था भाई? 1992 में आया था। किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आएगा था? 73rd 74th। ये 73rd क्या बताता था कि पहली बार लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यहां पे हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट, इस चीज को भी बता देना बहुत जरूरी है, वी आर टॉकिंग अबाउट कमिंग ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। ये कितने टायर का है? एक चीज और बता देते हैं, जो पंचायत विलेज की बात करेंगे तो दैट विल बी बेस्ड ऑन 3 टायर गवर्नमेंट। 3 टायर, ये 3 टायर पे काम करता है, बात करेंगे इसमें। अब देखिए कितना बड़ा डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज आ गए। लोकल बॉडीज में अगर रूरल एरिया देखा है तो वहां पे भी 3 टायर रखे हैं। हम बिल्कुल ग्राउंड पे पहुंच गए, बिल्कुल ग्राउंड के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और यही हमारा सबसे बड़ा मोटो था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करने का इंडिया में। इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें जरूरत पड़ा कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, किया 73rd 74th के द्वारा। विलेज, रूरल पार्ट और अर्बन पार्ट, टाउन्स के लिए हमने काम किया, और इस तरीके से देखिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आ गया। अब हम बात कर रहे हैं विलेजेस में, विलेजेस की बात करते हैं तो यहां पे आप क्या देखोगे, हमारे पास क्या था? ये था पंचायती राज सिस्टम के कुछ एक प्रोविजन। पहले तो ये प्रोविजन हम देख लेते हैं कि जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट? सो नाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस एट लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। जो ये आपने रूरल देखा, अर्बन एरिया देखा, यहां पे रेगुलर बेसिस पे इलेक्शंस हो गए, बिल्कुल जस्ट लाइक स्टेट गवर्नमेंट एंड central government. The elections are getting, general elections are getting conducted for these 2 tiers na. In same manner we have to conduct regular elections for electing local self government in rural as well as urban areas. Seats have been reserved. ये कितना बड़ा देखिए हम लाइक इनिशिएटिव लिए थे। वुमेन के लिए आज भी हमारे लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में सीट्स रिजर्व नहीं है। उस टाइम ने हमने क्या किया, 30% सीट्स जो होंगे हर एक जिले के कॉन्स्टिट्यूंसी के होंगे, वहां पे हम वुमेन के लिए रिजर्व कर दिए, आरक्षित कर दिए। सबसे पहला बात। दूसरा बात, एससी एसटी ओबीसी के लिए भी हमने क्या किए, सीट्स को रिजर्व कर दिए। अब इनके लिए जरूरत थी, क्योंकि ग्रोथ सबसे पहले इन्हीं तबके के लिए होना था, तभी हमने ये सोचा और इनके लिए हमने कुछ एक सीट्स रिजर्व कर दिए, राइट? सीट्स वे रिजर्व्ड इन द इलेक्टेड बॉडीज एंड द एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एससी, शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी एंड ओबीसी, राइट? अब नेक्स्ट पार्ट में हम आते हैं जहां पे बात करें एटलीस्ट 1/3 मींस व्हाट, नियरली 30% ऑफ द सीट्स मस्ट हैव टू बी रिजर्व्ड फॉर वुमेन। बताइए, हमने 1992 से ये सिस्टम फॉलो करना स्टार्ट किया, और तभी से हमने ये प्रोविजन अपने इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू यहां पे उसको इंक्लूड कर दिया। कितना बड़ा ये इनिशिएटिव था, समझिए। आज कुछ एक दिन पहले हमारे पास इंडियन गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया कि हम आने वाले सेंसस के बाद हम वुमेन के लिए लोकसभा में और स्टेट के असेंबलीज में 30% सीट रिजर्व करेंगे, पर अभी हुआ नहीं है, थोड़ा सा इसमें टाइम है, सेंसस के बाद हम उस पर बात करेंगे। पर यहां पे हम बात करें 1992 से ही ये प्रैक्टिस किया जा रहा, राइट? बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब चूंकि इलेक्शन कंडक्ट कराना है, तो क्या इसके लिए भी आप इलेक्शन कमीशन को भी इंगेज करोगे क्या? नहीं। इलेक्शन कमीशन इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस, जनरल इलेक्शंस फॉर स्टेट असेंबलीज एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। अब हर एक स्टेट के अंदर एक इलेक्शन कमीशन होगा, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी भाई, कि इन सारे लोकल एरियाज में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इलेक्शंस ये कंडक्ट करवाएं, राइट? ये हो गया यहां पे हमारा अगला पॉइंट। द स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट। अब चूंकि गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कर रहे हो आप ग्राउंड पे, उनको फंड की जरूरत होगी कुछ भी काम करने के लिए, तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि उनके लिए कुछ फंड का व्यवस्था करे, अपने कुछ एक पावर्स इन लोकल बॉडीज के साथ शेयर करें। ये सारे पॉइंट्स हमारे हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर फ्रीक्वेंटली गेटिंग आस्क्ड, बी केयरफुल विद दैट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जस्ट नाउ यू हैड कंक्लूडेड, राइट? अब एक चीज और, ये किनके फिलोसफी पे बेस्ड था? गांधी जी के। गांधी जी का कहना था कि भारत शहरों में नहीं रहता है, भारत गांव में रहता है, सो हमें ग्रास रूट लेवल से काम स्टार्ट करना चाहिए, और यही जाके फाइनली 1992 में तकरीबन 45 साल लिया ये, पर फाइनली ये 45 साल के बाद इंप्लीमेंट हो गया। देर आए बट दुरुस्त आए, ठीक है? ये था हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, जिसे अभी हमने देख रखा है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जिसे हम बोलते हैं पिलर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। इसे पिलर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी बोलते हैं, ऑर्गन्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी बोल सकते हो, ऑर्गन्स ऑफ
एनी डेमोक्रेसी क्या होगा भाई, डेमोक्रेसी क्या होगा भाई, ये होगा हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, हमने इन तीनों को बारे में बहुत बार पढ़ रखा है, राइट। ये पॉइंट्स हम देख रखे हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम आ जाते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के ऊपर। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो अगर रूरल एरिया की बात करें तो हम बात करेंगे इस पॉइंट का, इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं जो कि कंक्लूड कर देगा हमारा सारा पॉइंट। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहां पे, हम बात कर रहे हैं रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में। ये तीन टायर, मैंने बोला था कि ये तीन टायर होते हैं यहां पे। सबसे पहला हो गया विलेज लेवल पे, बहुत सारे विलेज को मिला के आपने बना दिया ब्लॉक। अब ब्लॉक बहुत सारे मिला देते तो बन जाता है एक जिला। ठीक है ना। अब देखिए कैसे ये ग्राउंड पे काम करता है। अब इस एरिया में बहुत सारे गांव होंगे, राइट। बहुत सारे गांव से क्या होगा, हर एक गांव से कुछ एक जो एलिजिबल पर्संस रहेंगे वो क्या कहलाएंगे, वोटर्स, जो कि वोट देंगे और पार्ट होंगे किसका, ग्राम सभा का। ग्राम सभा में कौन पार्टिसिपेट करते हैं, वो सारे एलिजिबल वोटर्स जो कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन दो जिनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है, जो कि 18 साल के ऊपर है, वो सारे एलिजिबल वोटर्स किसके पार्ट होंगे, ग्राम सभा के। ये ग्राम सभा हो गया ग्राम 1 का, ग्राम 2 का, ग्राम 3 का, ग्राम 4 का, ग्राम 5 का, ग्राम 6 का, ग्राम 7 का, और जितने भी सारे गांव हैं इनका, राइट। अब सभी गांव के अपने जो वोटर्स हो गए, ग्राम 1 के जितने भी एलिजिबल वोटर्स थे, अपने एरिया से किसको इलेक्ट करेंगे, एक पंच को। एक पंच को यहां से इन्होंने इलेक्ट कर लिया, फिर यहां से कर लिया, 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 हर एक से इन्होंने एक एक पंच इलेक्ट कर लिया। अब इन पूरे गांव के जो वार्ड, गांव के ये क्या है, वार्ड्स हैं, ये गांव के सारे वार्ड्स हैं, और हर एक वार्ड में एक ग्राम सभा होता है जिसमें एलिजिबल वोटर्स रहते हैं। अब ये सारे ग्राम सभा से एक एक जो लीडर्स इलेक्ट हो रहे हैं वो क्या बनेंगे, पंच। क्या बनेंगे, पंच। और सारे पंच इन सबको मिला के क्या करेंगे, एक पंचायत बनाएंगे, जिसको हम बोलेंगे कि इस ग्राम के लेवल पे क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मेशन। मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में लेके चला जाता हूं। ग्राम लेवल पे अगर आप देख रहे हो, शायद मैंने इसको मेंशन भी कर रखा है, हाँ यहां पे मैंने इसको मेंशन कर रखा है, इसी को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं और हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, हम बात कर रहे थे यहां पे ना, जी हाँ, इसके बाद हम आ गए ग्राम पे। अब देखिए ये ग्राम सभा एक जो हो गया, ये वार्ड नंबर 1 हो गया, वार्ड 1, वार्ड 2, वार्ड 3, राइट। इन सभी से आपने क्या किया, एक एक पंच को, ये ग्राम सभा में क्या हो गए, सारे ग्रुप ऑफ पीपल हु आर एलिजिबल वोटर्स, हु आर एलिजिबल फॉर कास्टिंग देयर वोट्स, ये सारे हमारे एलिजिबल वोटर्स हो गए, दे आर ग्रुप ऑफ वोटर्स। सारे वोटर्स इस एरिया के मिलकर क्या करेंगे, एक पंच को इलेक्ट करेंगे। पंच 1 हो गया, पंच 1, पंच 2, पंच 3, पंच एन मान लीजिए इनको, पंच एन। ये सारे पंच मिलके क्या करेंगे, एक सरपंच यहां से इलेक्ट करेंगे। किनको इलेक्ट करेंगे भाई, सरपंच, राइट, जो कि वहां के प्रमुख हो गए, मुखिया हो गए। ठीक है, अब ग्राम पे ये जो सारे वार्ड्स थे, इसको हम बोल रहे हैं डब्ल्यू से वार्ड, ये वार्ड हो गए। ग्राम के क्या हो गए, विलेज 1 के, विलेज के ये वार्ड हो गए, इसको बोल देते हैं विलेज 1 की हम बात कर रहे हैं, यहां पे विलेज 1 की बात कर रहे हैं। इसके अंदर हो गया ये वार्ड 1, वार्ड 2, ये हो गया वार्ड एन। और हर एक वार्ड से आपने देखा कि एक एक पंच इलेक्ट हो गया, सारे पंच इलेक्ट करके एक सरपंच बना देंगे। और ग्राम पे क्या बन गया भाई, अब ग्राम पे इन सारे पंच और सरपंच को मिला के आपने बना दिया क्या, ग्राम सभा, राइट। समझ में आई बात। यहां पे हमने क्या बात किया है, ग्राम सभा का। ये हमारे पास क्या बन गए, ग्राम सभा बन गया हर एक। तो फिर इस पे मैं बात करता हूं आगे, और सभी ग्राम सभा को अगर आपने मिला दिया तो ये ग्राम सभा बन गया, दैट वाज द फॉर्मेशन ऑफ ग्राम सभा, राइट। अब हम अगले स्लाइड में जाते हैं। सारे ग्राम सभा को के जो हेड हो गए, ग्राम सभा 1, ग्राम सभा 2, और ऐसे करते करते हमारे पास ग्राम सभा एन आ गया। इन सब को मिला के हमने क्या बना दिया, एक ग्राम पंचायत। अब देखिए हमारे पास कैसे ग्राम पंचायत हो गया, ग्राम पंचायत हो गया। अब हर एक गांव के लेवल पे हमारे पास क्या हो गया, एक ग्राम पंचायत हो गया, जो कि बहुत सारे गांवों को मिला के उनका एक पंचायत हो गया, ग्राम पंचायत हमारा बन गया। अब ग्राम पंचायत, बहुत सारे ग्राम पंचायत को मिला के आप क्या बना दोगे भाई, हमारे पास ब्लॉक समिति,
जो कि कहां पे रहेगा, जिसको हम बोलते हैं ग्राम समिति। यहां पे देखेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, पंचायत समिति। ये देखिए इसको हम ब्लॉक लेवल पे जब हम आगे तो इन्हें हम क्या बोल रहे हैं, पंचायत समिति। तो यहां पे जो आप पॉइंट देख रहे हो ये क्या हो जाएंगे, ब्लॉक समिति, या इन्हीं को क्या बोलते हैं, पंचायत समिति। ये पंचायत समिति हमारा बन गया। अब पंचायत के बाद बहुत सारे पंचायत को अपने मिला दिया, पंचायत समिति को मिला दिया, तो क्या बन गया भाई हमारा, डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं इस पॉइंट्स के थ्रू। तो देखिए कितने टायर हो गए भाई, टायर 1 ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे वार्ड्स को मिलकर बना हुआ है। हर एक गांव का एक ग्राम सभा हो गया, एक गांव में बहुत सारे वार्ड्स हो गए, सारे वार्ड्स मिलकर क्या करेंगे, एक वहां के सरपंच को इलेक्ट करेंगे और फिर सारे सरपंच मिलकर क्या करेंगे, ग्राम पंचायत का फॉर्मेशन करेंगे। अब ग्राम पंचायत का जब फॉर्मेशन हो गया, बहुत सारे गांव का ग्राम पंचायत जब मिल गया तो क्या बन जाएंगे, पंचायत समिति। अब पंचायत समिति किस लेवल पे काम करेगा, ब्लॉक लेवल पे। अब सारे ब्लॉक को अगर आप एक साथ कंबाइन कर जाते हो तो आप आगे हो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो यहां पे जो काम करता है वो हो गया जिला परिषद। ये जो हायरार्की आप देख रहे हो, दैट डिसाइड्स आवर पंचायती राज सिस्टम, जो कि कहां पे काम करता है, रूरल एरिया में। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। यहां से कुछ एक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। इन सारे पॉइंट्स को हमने कवर कर लिया, ग्राम पंचायत देख लिया, पंचायत समिति देख लिया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देख लेते हैं अब हम यहां पे, ठीक है। अब यहां पे हम आ जाते हैं अर्बन एरिया में। वी आर टॉकिंग अबाउट अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। यहां पे हमारे पास दो तरह के केसेस हो सकते हैं अर्बन में। एक ऐसे छोटे सिटी, छोटे टाउन जहां पे पॉपुलेशन थोड़ा सा कम है, पर वहां पे चूंकि अर्बन एरिया हम अर्बन प्रमोट करने को, अर्बनाइजेशन प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, म्यूनिसिपैलिटीज आएंगे, टाउन्स जहां पे आएंगे, टाउन से बड़ा टाउन हो गया जिसको हम लोग सिटीज बोलते हैं, तो टाउन जो छोटा सिटी है वहां पे म्यूनिसिपैलिटीज रहेंगे, राइट। इनके जो हेड रहेंगे वो कौन रहेंगे भाई, इनके जो हेड रहेंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, म्यूनिसिपल चेयरपर्सन। देखिए इनके जो हेड है इनको क्या बोल रहे हैं, म्यूनिसिपल चेयरपर्सन। म्यूनिसिपल चेयर पर्सन, ये क्या हो गए, पर्सन, ये क्या हो गए, ही इज द हेड ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज, ही इज हेड ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज, ही इज हेड ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज, राइट। म्यूनिसिपैलिटीज कहां पे होंगे, छोटे टाउन्स में होंगे। आगे बढ़ते हैं, बड़े टाउन में तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वहां पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो जाएगा। और इसके जो हेड रहेंगे भाई, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, इनके हेड को हम लोग बोलेंगे क्या, मेयर। क्या बोलेंगे, फिर से बोलिए, मेयर। ये हो गए हमारे मेयर भाई साहब, क्या हो गया, मेयर, राइट। ये हो गए हमारे मेयर और इनका इलेक्शन होता है, ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है। म्यूनिसिपल चेयरपर्सन भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है। ये था हमारा अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम कुछ एक क्वेश्चंस देख लेते हैं। आज आई हैव प्रोमिस्ड वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस विद वी विल बी एबल टू रिकॉल सम ऑफ द पॉइंट्स व्हिच सो फार वी हैव स्टडीड, राइट। तो पहला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज गुड एग्जांपल ऑफ होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर मींस व्हाट, टॉप टू बॉटम। एक बड़ा कंट्री रहेगा, उसको फॉर द सेक ऑफ गुड एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस वी विल डिवाइड इनटू मल्टीपल पार्ट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज होल्डिंग टुगेदर और टॉप टू बॉटम अप्रोच। इंडिया आपको पता है, स्पेन उसका एग्जांपल है, यूएसए एग्जांपल है किसका भाई, यूएसए एग्जांपल है कमिंग टुगेदर का, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सब कमिंग टुगेदर है। इंडिया इज द ओनली एग्जांपल ऑफ होल्डिंग टुगेदर हियर। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज एन एग्जांपल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। यूएसए, फ्रांस आप एग्जांपल दे सकते हैं इसका, राइट। और इसी के साथ हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में, प्रैक्टिस कीजिए उनको, और कहीं से कोई डाउट आता है तो आप इस पे अपना क्वेरी जनरेट कर सकते हैं इसके कमेंट बॉक्स में। अब इसके साथ इस चैप्टर का हम क्या लेके आ रहे हैं, PYQ सीरीज भी लेके आ रहे हैं। ऑलरेडी PYQ सीरीज हमारा स्टार्ट हो चुका है, बहुत सारे चैप्टर्स हम कंक्लूड भी कर चुके हैं। इस चैप्टर के भी PYQ सीरीज आप देखेंगे, जल्दी आपके सामने रहेंगे। और इसीलिए मैं बात करता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि आप जुड़े रहिए इस MathGX प्लेटफॉर्म के साथ। दिस इज गोइंग टू वेरी मच फ्रूटफुल एंड बेनिफिशियल फॉर यू, राइट। सो स्टे कनेक्टेड विद अस। So bye bye, take care, thank you so much.